नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी का एकमात्र ध्येय कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो, तो उसी क्रम में उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम श्रृंखला का 59वां चैप्टर मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो लोग कमेंट में भी बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ हिस्ट्री करा दीजिए, तो यह हमारा हिस्ट्री का पहला टॉपिक होगा जिसमें आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मानव ने खेती गणना कब से शुरू चालू किया और किस जानवर को पहले पालतू बनाया गया था, आग की खोज वगैरह कब हुई, कहाँ कहाँ चित्र मिलते हैं, पुरातात्विक साइट्स कहाँ मिलती हैं, ताम्र पाषाण का साइट्स कहाँ पे मिलती हैं, कौन उनके खोज करता है, और अक्सर यहीं से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल पे, जिसको बोलते हैं पाषाण काल। तो यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं मिलती, यहाँ पे जो भी औजार वगैरह बनते हैं वो सब पत्थर के बोलते हैं, इसलिए इसको पाषाण काल ही बोलते हैं। और प्राग ऐतिहासिक क्यों बोलते हैं, तो यह हिस्ट्री के भी पहले का है। हिस्ट्री क्या होता है, जिसको हम लिखा जो जिसके बारे में लिखा हुआ मिले उसको ऐतिहासिक बोलते हैं, और जिसके बारे में लिखा हुआ ना मिले लेकिन था वो, तो उसको प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। तो यह 10 लाख वर्ष से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। इसमें क्या होता है, जो मानव रहता है वह खेती करना नहीं जानता, ना उसके लिए कोई निवास की जगह होती है। जैसे आज हम घरों में रहते हैं, तो क्या शुरू से घरों में रहते हैं? तो नहीं, मानव ने धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, खोजें की, आगे बढ़ा, फिर उसने घर बनाना शुरू किया। तो घर बनाना शुरू किया, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें उसने कर रखी होंगी। तो पहले खेती करना सीख गया होगा। अब अगर खाने के चक्कर में इधर उधर फिरेगा तो घर कहाँ बनाएगा? आज कहीं रहना, कल को कहीं और रहना, तो घर कहाँ बनाएगा? तो पहले उसका ठिकाना स्टेब्लिश, एक जगह स्थापित तो हो जाए। तो वो कैसे होगा? जब खेती के साक्ष्य मिलने लगेंगे, जब खेती की शुरुआत होगी तो उसको एक जगह रुकने के लिए, एस्टेब्लिश होने के लिए एक साधन मिल गया, तो फिर वो घर बनाना शुरू करेगा। तो जो आज घर बने, तो पहले घर नहीं होते थे। ठीक है, तो घर बनाना नहीं जानता था। आग की खोज हुई थी इसमें पुरापाषाण काल में, लेकिन उपयोग के साक्ष्य नहीं मिले। इसमें क्या करता था, भोजन के लिए क्या खाते थे? तो फल खाते थे, मछली वगैरह, और पशुओं पर निर्भर था। तो आखेट करते थे, आखेट मतलब हंटिंग, शिकार करते थे। ठीक है, और मछली पकड़ते थे, और फल वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह जंगल में लगे रहते हैं उनको खाते थे। अब यह जो पुरापाषाण काल है ना, यह 3 भागों में विभक्त था, निम्न में, मध्य में और उच्च में। तो जो मध्य वाला है इसको फलक संस्कृति बोलते हैं। तो याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि किस पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका मध्य पुरापाषाण काल है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब रायसेन के पुराने किले के समीप पुरापाषाण कारखाना प्राप्त हुआ है, जिसमें विदारडी, हस्तकोटा मतलब हाथ वाली कुल्हाड़ी, और विदारडी मतलब होता है एक ऐसे यंत्र होता है चलाने का, ये नुकीला रहता है, इधर पकड़ते हैं और ये नुकीला रहता है तो काटते हैं, बिदारडी कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? तो भीमबेटिका रायसेन में और हथनौरा सीहोर में। तो भीमबेटिका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकरकर ने करी थी। कब करी थी? 1957 1958 में। ठीक है, तो 1957 58 में इसकी खोज होती है। ठीक है, और हथनौरा की कौन करते हैं? तो हथनौरा की करते हैं आपके अरुण सोनकिया। तो अरुण सोनकिया आपकी हथनौरा की खोज करते हैं, और यह खोज कब होती है आपकी? तो 1982 में होती है। ठीक है, तो 1982 में अरुण सोनकिया हथनौरा की खोज करते हैं सीहोर में। और यह इधर पे एक होमो इरेक्टस मिलता है। ठीक है, मानव कंकाल खोपड़ी मिलती है, इसको नर्मदा मानव की संज्ञा देते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको। मध्य पुरापाषाण के काल पे चलते हैं, तो यह 10,000 वर्ष से 7,000 वर्ष ईस्वी पूर्व, मतलब आज से करीब 9,000 साल पहले की बात चल रही है। तो इधर पे क्या हुआ था, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पे जेस्पर चर्ट और ब्लड स्टोन पत्थर का हथियार बनाना शुरू कर दिया था इंसान ने। ठीक है, मानव ने। अब इधर पे शिकार, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा था, वो हंटिंग कर रहा था, पशुओं पर डिपेंडेंट था खाने में। लेकिन इधर पे क्या, उसने पशुपालन करना भी सीख लिया था। फिर पशुपालन करना सीखा तो सबसे पहले किसी जानवर को पशुपालन किया होगा, तो किया था कुत्ते का। तो सबसे पहले कुत्ते को मतलब घर में आश्रय दिया गया था, मतलब पशुपालन में कुत्ते का प्रयोग किया गया था। और इटार पहाड़ी है रीवा के निकट, तो वहाँ पे मानव और पशुओं की आकृति वाले शैलाश्रय प्राप्त हुए। अब देखो क्या होगा कि जैसे हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, हम अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं, या कल्चर को फॉलो करते हैं, या कुछ नया इनोवेटिव करते हैं। अब तब उस समय पे क्या हुआ होगा, पशुपालन शुरू हो गया होगा। अब पशुपालन शुरू हुआ तो पशुओं के साथ रहने लगा इंसान, तो उन्होंने क्या किया होगा कि टाइम पास करने के लिए चित्र वगैरह बनाते होंगे वो। तो इससे साबित होता है कि जो
पशुओं के और इंसान के चित्र साथ में देखने मिल रहे हैं, इससे मतलब पशुपालन शुरू हो गया है, ठीक है, वो पशुओं के साथ रहने लगा इंसान। मध्य प्रदेश में साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आदमगढ़ नर्मदापुरम में है, और एक आपका पुतली करार है रायसेन में। तो पुतली करार कहाँ पे है? पुतली करार रायसेन, इसको याद रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर का PYQ है यह आपका, ठीक है। अब फिर इसके बाद चलते हैं नवपाषाण काल पे। तो नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, जो कि 7000 वर्ष से 4000 ईस्वी पूर्व, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले की बात चल रही है। अपनी सैंधव सभ्यता की शुरुआत अभी नहीं हुई है, तो इसके भी पहले की बात चल रही है। तो पत्थर के हथियारों को अधिक नुकीला और चमकदार, तो क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा, जैसे टेक्नोलॉजी आज के समय बढ़ती है तो क्या होता है, सस्ता होता है और एडवांस होता है। तो पहले इधर जो यंत्र बनाए जा रहे थे पत्थर के, वो उतने नुकीले नहीं थे जो कि उत्तर पाषाण नवपाषाण में देखने को मिलने लगे। तो नुकीले हो गए और चमकदार हो गए, ठीक है। फिर पशुपालन तो हम कब करने लगे थे? मध्य पाषाण में करने लगे थे, मीजोलिथिक में। यहाँ पे खेती करना आरंभ कर दिया था, खेती करना। अब यहाँ पे आग के भी साक्ष्य मिलने लगे और खाना पकाकर खाने लगा इंसान। लकड़ी का पहिया का आविष्कार हुआ, कुम्हार के चाक का भी आविष्कार अब हो चुका था। फिर नवपाषाण काल जो है उसका रूपांतरण होता है ताम्रपाषाण काल में, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक एज। और फिर महापाषाण काल आता है, ठीक है। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं आपके हटा में, संग्रामपुर घाटी दमोह में है, मामा भांजा शैलाश्रय आपका पचमढ़ी को देखने को मिलता है। अब जो अदर फैक्ट है, पाषाण काल पैलियोलिथिक का नाम जो है यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया। अब जो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साइड से याद रखना है कि पुरापाषाण काल की कौन सी है, तो आपकी भीमबेटका हथनौरा, और मध्य पाषाण की कौन सी है, पुतली करा रायसेन और आदमगढ़। और अभी जो नवपाषाण की देखने मिलती है, हटा, संग्रामपुर घाटी दमोह, मामा भाजा शैलाश्रय पचमढ़ी। फिर इंदौर के सुकनेवास महल के समीप ट्रेपियन, बिदारणी, खुरचनी, परसू जैसे पुरातात्विक औजार मिले हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए क्या है, अक्सर क्या करता है UPSC करता है ऐसा कि वो 3-4 शब्द दे देगा, इनमें से पूछ लेगा रिसेंटली इन न्यूज़, या फिर यह एंशियंट टाइम पे किन चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो दे देगा क्या है ये। तो MP स्टेट PCS तो ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन कभी अगर पैसा पूछ रहे तो याद रखना है क्या क्या है, औजार हैं जो कि उस टाइम पर उपयोग होते थे। सागर जिले के केसली के समीप 3 उप त्रिभुजाएं सम ताम्र कोठार मिले हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट, तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट। तो जब भी मानव बस्ती आपको मिलेगी तो नदियों के किनारे ही मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है पानी। तो पानी क्या होगा, भोजन तो कहीं से भी इकट्ठा कर लेगा, वो शिकार वगैरह करते ही था, फल वगैरह खाते थे, लेकिन पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसलिए जब भी सभ्यताएं मिलेंगी, जब भी बस्ती मिलेंगी, तो आपको नदियों के किनारे मिलेंगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अगर एनालाइज करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी आपको साइट्स मिलती हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे मिलती है, चाहे वह मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, सुटका गैंडोर हो, जो भी हो वो किसी न किसी नदी के किनारे आपको देखने को ही मिलेगी। कोई भी साइट्स ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी उसके बैंक पे कोई नदी ना हो। पचमढ़ी की बनिया बोरी गुफा में धार्मिक आयोजन का चित्रांकन के साक्ष्य मिले, जिनमें स्वास्तिक की पूजा होती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो मैप में क्या है, बेलन घाटी के साक्ष्य, बेलन घाटी में क्या मिला हमें, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा, आपका भीमबेटका का गुफा समूह जो है विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। हटा दमोह में है, नवपाषाण एक साइट है। आदमगढ़ कहाँ पे है, आदमगढ़ में क्या पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ वर्तमान नर्मदापुरम में है, होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है तो नर्मदापुरम है, ठीक है। और मामा भाजा शैलाश्रय कहाँ पे है, नर्मदापुरम जिले में, और प्लेस का नाम है पचमढ़ी। हथनौरा सीहोर में है। और इधर से क्या मिला, मालव कपाल के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, मामा भाजे शैलाश्रय से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पाषाण काल में मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल। तो पाषाण काल में मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल देखने को मिलते हैं, तो उनमें सबसे पहला आपका भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि रायसेन जिले में है। कब खोजा गया था, 1957-58 में विष्णु बाकड़कर ने खोजा था। किसने खोजा था, विष्णु बाकड़कर ने। कब, 1957-58 में। पुरापाषाण काल के शैलचित्र मिलते हैं और 2003 में इसको यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल कर दिया। तो कब शामिल किया गया, 2003 में। और खोज कब हुई, 1957-58 में। किसने की, विष्णु बाकड़कर ने। तो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि किसने खोज की है, जो कि पूछा जा चुका है पहले। अब हमें याद रखना है कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2003 में। और MPPSC क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी फिर से आ सकता है, किस जिले में है, याद रखना है। आदमगढ़ कहाँ पे आपका, नर्मदापुरम जिले में है वर्तमान। मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। आप अगर पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको RB जोशी मिलेगा, तो उसको आपको चेंज कर लेना है। इसके जो खोज करते हैं मनोरंजन घोष हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं और महापाषाणिक
काल की साइट है, ठीक है। और इधर पे माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा गया है इसको, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। इसके बाद चलते हैं हथनोरा। तो हथनोरा को ऐसे याद कर सकते हैं आप कि सोने का जो कुछ भी होता है तो वो कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं ना, तो सोनकिया हथनोरा से याद कर लो आप, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, अरुण सोनकिया ने की थी। कब की थी, 1982 में। और किस जिले में है, तो सीहोर जिले में है। इधर से क्या मिला है, तो मानव की खोपड़ी मिली है, होमो इरेक्टस मिला है। और इधर से हाथी के जीवाश्म मिले हैं जिसको एलिफेस नेमाडिकस बोलते हैं, ठीक है। और इधर से सबसे प्राचीन मानव की संज्ञा, सबसे प्राचीन मानव मिला है। और इस प्राचीन मानव को किसकी संज्ञा दी गई है, नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आदमगढ़ की खोज मनोरंजन घोष ने की है। और 1960 में जो आरबी जोशी हैं क्या करते हैं, इसका उत्खनन करवाते हैं फिर से, ठीक है। अब जो अदर पाषाणकालीन स्थल है वह है आपका खलघाट जो कि धार में है, मामा भाजा शैलासराय आपका पचमढ़ी में है, हटा दमोह में है, कसराबाद खरगोन में है और त्योथर रीवा में है। तो इनको भी याद रखना है। यह है हमारे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिसमें विष्णु बाकड़कर जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। यह है एच.डी. सांकल्या जिन्होंने नवदा टोली की खोज की थी। नवदा टोली हम आगे पढ़ेंगे ताम्र पाषाणिक साइट्स में, ठीक है। अरुण सोनकिया जिन्होंने हथनोरा की खोज की थी। हथनोरा कहाँ पे है, तो सीहोर जिले में है। और कब खोज की थी, 1982 में। और ये जी.आर. शर्मा है। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश के जो चंबल घाटी क्षेत्र के खोज करते हैं तो वो आपके विष्णु बाकड़कर हैं और एच.वी. त्रिवेदी। एच.वी. त्रिवेदी ने क्या किया था, आवरा नामक एक साइट से उसकी खोज की थी, आवरा नामक, ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र कौन है, आरबी जोशी और एच.डी. सांकल्या। तो एच.डी. सांकल्या ने किसकी खोज की थी, नवदा टोली। हम आगे पढ़ेंगे अभी ताम्र पाषाणिक साइट से, ठीक है। और सोन घाटी में कौन है, निसार अहमद और जी.आर. शर्मा। मनोरंजन घोष ने नर्मदापुरम जिले में आदमगढ़ की खोज की थी। एच.डी. सांकल्या ने खरगोन में नवदा टोली। तो नवदा टोली कहाँ पे, खरगोन जिले में है। और एच.वी. त्रिवेदी ने मंदसौर में आवरा की खोज की थी। अब इसमें देख लेते हैं रॉक शेल्टर कॉरिडोर के बारे में। तो मध्य प्रदेश के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें भीमबेटिका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा, लालघाटी साइट्स शामिल रहेंगी। तो ठीक है, क्या क्या शामिल रहेगा, भीमबेटिका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लालघाटी शामिल रहेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम मध्य प्रदेश के नवपाषाण काल का रूपांतरण जो होता है ताम्रपाषाणिक साइट्स में, ताम्रपाषाणिक चालकोलिथिक एज में और महापाषाणिक एज में, ठीक है। तो चालकोलिथिक में हम क्या देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन से हमारे, इसकी ट्रिक है कंडा। कंडा से याद रख सकते हो आप, KND, ये कंडा। जो आपको ताम्रपाषाणिक साइट्स देखने मिलेंगी अधिकांशतः उत्तर भारत में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इनमें औजार जो बनते हैं तो पत्थर के साथ तांबे के बनते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ताम्रपाषाण काल रख दिया गया है, ठीक है। और मानव ने जो धातु प्रयोग करी थी, सबसे पहली धातु कोई सी थी जो मानव ने उपयोग में लाया, तो वो थी कॉपर, ठीक है, तांबा था अपना। ताम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है। मालवा संस्कृति के जो मृदभांड मिलते हैं, पोट्री जो मिलती है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब क्या होता है कि मालवा में व्यापार भी होता है और मालवा में खेती भी अच्छी होती है, तो इधर के सक्षम होते हैं, तो एक कल्चर को अच्छे से परस्यू करते हैं। तो क्या करते हैं कि इधर की जो पोट्री मिलती हैं बहुत ज़्यादा अलंकृत और सजावट वाली मिलती है और बहुत सुंदर देखने में लगती हैं, तो इसलिए मालवा संस्कृति के मृदभांड जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं वो। अब ताम्रपाषाण युग के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो कायथा उज्जैन से मिले हैं, जो कि पहला ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, पहला शहर है ताम्रपाषाणिक साइट्स का, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। दूसरा है नवदा टोली जो कि खरगोन में मिला है, तीसरा डांगवाड़ा जो कि उज्जैन में मिला है और चौथा है आवरा जो कि मंदसौर में मिला है। तो कायथा के बारे में देखते हैं। तो कायथा कहाँ पे है, उज्जैन जिले में है, कालीसिंध नदी पे है। तो कायथा कहाँ पे है, उज्जैन जिले में कालीसिंध नदी पे। इधर पे जो पोट्री मिली है भूरे रंग की मिली है और इसकी खोज की थी 1964 में विष्णु बाकड़कर ने। विष्णु बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज कब की थी, तो विष्णु बाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज आपकी 1957-98 में की गई थी। और उन्हीं विष्णु बाकड़कर द्वारा कायथा की खोज कब की गई, 1964 में, जो कि आपका PYQ है, ठीक है। पहला ताम्रकालीन शहर है, पहली कॉपर साइट से, ठीक है। और बराह महर, जो बराह महर है ना, उनकी जन्मस्थली है। बराह महर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पंच सिद्धांतिका इनका ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ। तो बराह महर की जन्मस्थली जो कि पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। और बराह महर ने कौन सी किताब लिखी थी, तो पंच सिद्धांतिका नाम है किताब का। फिर दूसरा चलते हैं हम नवदा टोली पे। तो नवदा टोली है कहाँ पे, खरगोन में है। और कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। कायथा कौन सी नदी पे था, तो कालीसिंध पे था। नदियां भी याद रखनी है। नवदा टोली के किनारे कौन सा है आपका,
सॉरी, नर्मदा तोली जो है कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा के। इधर पे भूरे रंग की पोटरी मिलती है। 1952-53 में एच डी सांकेल्या ने और एस बी देव द्वारा इसकी खोज की गई। फिर आता है डांगवाड़ा, जो कि उज्जैन जिले में देखने को मिलता है। यहाँ पे तांबे के औजार, यज्ञशाला और हवन सामग्री मिली है। फिर आता है आगरा। तो आगरा को ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी कोई वेद पढ़ लेगा, कितने वेद पढ़ लेगा? 3 वेद पढ़ लेगा, तो वो थोड़ा ऐसे, देखो किसी की भावनाएं आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हम चाहते कि याद हो जाए, तो ऐसा थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन उससे किसी की मतलब टारगेट नहीं कर रहे अपन किसी को, तो किसी की भावनाएं आहत ना हो, बस हमें याद करना है। तो त्रिवेदी, जब भी कोई किसी को 3 वेदों का नॉलेज होगा त्रिवेदी, तो वो आवरा से जाता है, ठीक है। तो ऐसे आवरा कहाँ पे है? त्रिवेदी। और कहाँ पे है आपका? तो मंदसौर जिले में मिलता है। नदी कौन सी है आपकी? चंबल। अब इसमें और ताम्रकालीन शहर है, तो आपका एरण। एरण कहाँ पे? सागर में। इसको समुद्र के टाइम पे स्वभोग नगर बोलते हैं, स्वभोग नगर, समुद्रगुप्त के टाइम पे। यहाँ पे एक एरण अभिलेख मिलता है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, भानुगुप्त का है। दूसरा है खीड़ीनामा। तो खीड़ीनामा आपका कहाँ पे है? खीड़ीनामा है आपका नर्मदापुरम में। तीसरा है नागदा। नागदा उज्जैन में है। विसनगर विदिशा में है। और चिचली कहाँ पे है? चिचली आपका नरसिंहपुर में है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें, चिचली नरसिंहपुर में। अब मैप में भी देख सकते हैं, तो एरण कहाँ पे? सागर में है। खीड़ीनामा होशंगाबाद में। नवदटोली आपका खरगोन में। और कायथा और डांगवाड़ा कहाँ पे? उज्जैन में है। और आबरा आपका मंदसौर में है, चंबल घाटी क्षेत्र में। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश के महापाषाण काल पे। तो महापाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो अधिकांशतः भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं। मानव ने क्या किया था? औजार बनाने के साथ साथ क्या किया था? दूसर लोहे का भी उपयोग किया था। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ आद्य ऐतिहासिक। अब आद्य ऐतिहासिक क्या होता है कि ऐतिहासिक लिखा हुआ तो है, पहले क्या था प्राग ऐतिहासिक में कि लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन साइट्स थी, उधर पे सब कुछ हो रहा था, लेकिन लेखन कला का प्रचार, लेखन कला की शुरुआत नहीं हुई। अब क्या हुआ इधर पे? लेखन कला की शुरुआत तो हो गई, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो इसको बोलेंगे आधा ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब लिख तो गया, लेकिन रीडेबल नहीं है, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। इस इतिहास के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में एक भी साइट्स ऐसी नहीं है जो मध्य प्रदेश में मिलती है इंडस वैली की, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल में निषाद नाम का एक अनार्य होते थे, तो निवास करते थे विंध्याचल पर्वत पे, ठीक है। और वैदिक काल के टाइम पे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मुचुकंद। मुचुकंद ने मांधाता नगर, तो ओमकारेश्वर की स्थापना करी थी। तो ओमकारेश्वर का एक दूसरा नाम, खंडवा का एक दूसरा नाम मांधाता भी, इसको याद रखेंगे। वैदिक काल में क्या था? हय्यई वंश के राजा थे महेशमत, उनने महेशमती बनाया था, महेश्वर बनाया था। तो हय्यई वंशी ने क्या बनाया था? महेश्वर बनाया था। और मुचुकंद ने मांधाता नगर ओमकारेश्वर बनाया था। वैदिक काल में नदियों के नाम मिलते हैं। नर्मदा को बोला है रेवा, सतपथ ब्राह्मण बोला है, ठीक है। नर्मदा को क्या बोला है? रेवा। चंबल को बोला है चर्मावती। और कैन को सुक्तिमती। इसी सुक्तिमती नदी के किनारे पे चेदी वंश देखने को मिलता है, चेदी वंश की राजधानी, ठीक है। सॉरी, बत्स की जो बत्स है इसकी। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। हय्यई वंशी राजा अवंती के नाम पर अवंती, वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन। तो अवंती के नाम पे अवंती पड़ा, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? उज्जैन है। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल, रामायण काल और महाभारत काल। तो सीताहरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते? दंडकारण्य पर्वत, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सीताहरण के साक्ष्य मिलते दंडकारण्य पर्वत से। अब तमसा नदी है, जो कि टोंस नदी है, वाल्मीकि आश्रम मिलता है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ है। और अशोकनगर में एक सीता माता मंदिर है। जब हम जिलेवार तरीके से इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सीता माता मंदिर पढ़ेंगे, जो कि अशोकनगर जिले में है। तो इसको पौराणिक कथाओं के अनुसार, कुछ सोर्सेस के अनुसार, स्रोतों के अनुसार लव कुश का जन्म स्थान बोला गया है। सबरी कोल जनजाति की थी, जिसने विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाए थे। अब राम वन गमन पथ बन रहा है, जहाँ जहाँ से भगवान राम निकले हैं ना मध्य प्रदेश में, तो वहाँ वहाँ बन रहा है। तो अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। चित्रकूट में क्या है? हनुमान धारा है, सीताकुंड और रामघाट है। तो देखो जो यह है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक से अनूपपुर, सीतावाड़ी हेडोल जाएगा, फिर आपका राम मंदिर ताला जाएगा, शाहपुरा जाएगा, रामघाट जबलपुर, बदवारा कटनी, मैहर, सलेहा मंदिर, सती अनुसुईया, ऐसे करके चित्रकूट आपका चला जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक है आपको याद रखना है? अमरकंटक से चित्रकूट तक।
चित्रकूट का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुरी है। PYQ है आपका। तो चित्रकूट का पुराना नाम है ब्रह्मपुरी। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप मंदिर पर भरत मिलाप मंदिर है। तो जहाँ भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ था, जब भगवान राम अयोध्या छोड़ के चले गए थे ना, तो भरत उनके पीछे पीछे जाते हैं, भागते हैं उनको मनाने के लिए। तो जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ पे भरत मिलाप मंदिर है। तो कहाँ मिलते हैं? चित्रकूट में मिलते हैं। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जो होते हैं, तो उनका पुत्र होता है शत्रुघाती या सुबाहु, तो उसने विदिशा पे शासन किया है, ऐसा कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि भगवान राम की तो पूजा होती है, लेकिन कहीं कहीं रावण को भी पूजते हैं। तो रावण को कहाँ कहाँ पूजते हैं? तो भातखेड़ी राजगढ़ में। और फिर रावण रुदी गांव है मंदसौर में। तो देखो मंदसौर के तो दामाद थे भाई, तो इधर तो पूजना बनता ही है। ठीक है। तो रावण रुदी गांव कहाँ पे है? मंदसौर में, भातखेड़ी राजगढ़ में, और रावण गांव विदिशा में। तो इन 3 जगह पे क्या होता है? रावण की पूजा होती है। दशहरे पे जलाया नहीं जाता है इधर, इनको पूजते हैं। अब आ गए महाभारत काल पे। तो महाभारत काल में क्या? दसाण। दसाण क्या याद रखने हैं? जिले पुराने नाम भी पूछ लिए जाते हैं। दसाण किसका नाम है? विदिशा का। और इसका जो नाम हुआ है दसान नदी के कारण हुआ है। दसान नदी के कारण इसका नाम कर दिया है दसाण। दसान नदी के कारण इसका नाम दसाण हो गया है। विदिशा। कारस मतलब बघेलखंड, वत्स मतलब ग्वालियर, चेदी मतलब छतरपुर। महाभारत युद्ध में पांडवों के साइड से थे। और महेशमती का राजा नील था। अवंती विदर्भ राज जो था निषाद जता जाती थी, ये कौरव की तरफ से लड़ी थी। फिर बिंद और अनुबिंद अवंती के 2 राजकुमार कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से लड़े थे। मध्य प्रदेश में शहडोल का सोहागपुर महाभारत काल में विराट नगरी। तो जो मध्य प्रदेश का शहडोल का सोहागपुर है, जहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी कोयले की परत है। तो जो सोहागपुर का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इस सोहागपुर का नाम के पहले क्या था? विराट नगरी, जहाँ पे पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास का बिताया था। दतिया की कुंवारी नदी का संबंध पांडवों की माता कुंती से जोड़ा गया है। और ऐसी मान्यता है कि कुंती ने इसी नदी में कर्ण को बहा दिया था या छोड़ दिया था। 230 विधानसभाओं में गीता भवन बनाने की घोषणा की गई है। और पहला गीता भवन इंदौर में बनाया जा चुका है 1 दिसंबर 2025 को। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि करंट का है। तो किस विधानसभा में, कितनी विधानसभाओं में गीता भवन बनाने का घोषणा किया गया है? तो 230 में। और पहला कहाँ बनाया गया है? इंदौर में। कब? 1 दिसंबर 2025 को। जब पांडव क्या वनवास आ रहे थे, तो पांडवों से संबंधित कुछ मध्य प्रदेश में साइट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो भीमबेटका आपका कहाँ पे मिलता है? रायसेन जिले में मिलता है। पांडव जलप्रपात पन्ना में। पांडव, जब हम वाटरफॉल पढ़े थे तो पांडव और गाथा पढ़े थे, जिनमें से पांडव आपका कहाँ पे? पन्ना में है। गाथा भी पन्ना में है, लेकिन पांडव पांडवों से संबंधित है। पांडव केव जो है पचमढ़ी में है। लेकिन फिर आपको कुतवार, कुंतलपुर, मुरैना देखने को मिलेगा। विराट नगरी, शहडोल, यहाँ पे 1 वर्ष अज्ञात वर्ष का शहडोल जिले में है। और दंत वक्र आपका दतिया में है। फिर क्या हुआ था? श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को संदीपनी आश्रम, नारायण गांव उज्जैन, जानापाव हिल्स इंदौर, अमझेरा धार, श्री कृष्ण पाथेय निर्माण के लिए श्री कृष्ण पाथेय न्यास गठन की स्वीकृति दी गई। तो अब क्या होना है कि जहाँ जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, तो उन पे क्या बनना है? श्री कृष्ण पाथेय बनना है। तो श्री कृष्ण पाथेय बनेगा आपका जो श्री कृष्ण से संबंधित स्थान है। तो संदीपनी आश्रम कहाँ पे? उज्जैन में है। नारायण गांव कहाँ पे? उज्जैन में है। इधर पे क्या हुआ था? कृष्ण और सुदामा के साथ भ्रमण करने निकले थे। जाना पाओ आपका कहाँ पे है? सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि इंदौर में है। और यही भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। परशुराम की जन्मस्थली। ठीक है। अमझेरा, यहाँ से आपकी चंबल नदी भी निकलती है। अमझेरा कहाँ पे? धार में है। रुक्मणी का हरण हुआ था। अमझेरा का एक युद्ध भी होता है, जो कि 1728-29 में होता है। बंगस खान और मराठा बाजीराव पेशवा के मध्य, जब छत्रसाल हेल्प मांगते हैं। फिर मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। तो अवंती महाजनपद को नर्मदा नदी बांटती है। बिंद रेंज जो है वो बांटती है। तो बिंद रेंज बांटती है उत्तरी में और दक्षिणी में। तो जो बिंद के ऊपर है उसको बोलते हैं उत्तरी, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। और दक्षिणी बोलते हैं बिंद के नीचे, मतलब सदर्न इलाके को, उसको उसकी राजधानी थी आपकी महेशमती, अर्थात महेश्वर। फिर क्या हुआ था कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। और यमुना और बिंद पर्वतों के बीच था। अब इसके बाद देखते हैं 6वीं शताब्दी में क्या 2 धर्म आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो यह दोनों जो ग्रंथ हैं आपको 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं, जिनमें से 2 महाजनपद आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है अवंती और दूसरा है चेदी। तो अवंती महाजनपद जो है
अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदी के बीच स्थित था। इसके दो भाग हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महेशमती है। राजा अच्युतगामी ने उज्जैनी नगर की स्थापना करी थी। ये दीपवंश इसका स्रोत है। दीपवंश बताता है कि किसने उज्जैनी नगर की स्थापना करी थी, तो वो थे राजा अच्युतगामी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वर थी। यहाँ के राजा कौन थे अवंती के? चंद्र प्रद्योत थे। तो चंद्र प्रद्योत यहाँ के राजा थे। तो यह अवंती के राजा थे, राजा चंद्र प्रद्योत, ठीक है। और यह भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अब क्या होता है कि जो चंद्र प्रद्योत है ना, इनको पांडु रोग होते हैं, सॉरी पीलिया रोग होता है, जॉन्डिस बोलते हैं जिसको। तो क्या होता है कि ये जो मगध से टक्कर चलती है इनकी बिंदुसार से, तो बिंदुसार के यहाँ एक राजवैद्य होता है जीवक। तो जीवक भेजता, बिंदुसार क्या करता है, जीवक को भेजता है इनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। तो वो इनको ठीक कर देता है। तो इनके पीछे फिर मित्रता हो जाती है, अच्छे संबंध हो जाते हैं। फिर चंद्र प्रद्योत के पश्चात पालक, विशाखयोपा, आर्यक और नंदीवर्धन शासक हुए। नंदीवर्धन जो था प्रद्योत वंश का अंतिम शासक था। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है। अब अवंती के अंतर्गत जो जनपद थे, तो वत्स था आपका, जो वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र, अनूप जो था वर्तमान में निमाड़ क्षेत्र है। इसके बाद चलते हैं चेदी महाजनपद पे। तो चेदी महाजनपद कहाँ था आपका? यमुना और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच बेत्रवती नदी अर्थात बेतवा नदी का सीमा बनाती थी। बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। कैन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। अब इसके अंदर कौन कौन से जनपद आते थे? तो दसाण, जिसका नाम दसाण नदी पे हुआ था, दसाण नदी पे दसाण नाम हुआ था। वर्तमान में विदिशा क्षेत्र, टुंडीकर बोलते थे दमोह को, और एरन बोलते थे सागर को। अब क्या हुआ था, जो चेदी डायनेस्टी से था, शिशुपाल का आपने नाम सुना होगा महाभारत में, जिसमें सौगाली देने पे भगवान श्री कृष्ण के चक्र से गर्दन उड़ा देते हैं, ठीक है, वध कर देते हैं। तो शिशुपाल जो था चेदी डायनेस्टी का था, चेदी नरेश था वो। तो महाभारत काल में जो चंदेरी था, चंदेरी चेदी, वहाँ का राजा था शिशुपाल। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की स्थापना की गई थी। चेदी नरेश के नाम से जाना जाता है और उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। इसमें आप देख सकते हैं क्या आपका चेदी महाजनपद है, जिसकी राजधानी क्या सुक्तिमती है। यह आपका उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन। यह है आपका दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी आपकी महेशमती। और यह आपकी बेत्रवती नदी निकली है। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में मौर्यकाल। तो मध्य प्रदेश में मौर्यकाल कब शुरू होता है? 322 से 250 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। मतलब BC में चल रहे हैं अभी तो हम, बिफोर क्राइस्ट चल रहे हैं, अभी तो हम जीरो पे भी नहीं आए हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है? चांदी तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से मिले? विदिशा, त्रिपुरी, जबलपुर, उज्जैन, एरन, सतना से प्राप्त हुए हैं। अब बिंदुसार के समय में क्या था? अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। वो कितने वर्षों तक के लिए था? तो 11 वर्षों तक के लिए था। जब वह यहाँ का राज्यपाल था, कहाँ का? अवंती का। तो विदिशा में एक सेठ से, उस सेठ थे, विदिशा में एक नगर सेठ थे, उनकी पुत्री थी महादेवी। तो उससे इसका विवाह हो जाता है, किसका? अशोक का। तो उससे क्या होता है? अशोक को एक लड़का होता है जिसका नाम होता है महेंद्र, और एक पुत्री होती है जिसका नाम संघमित्रा होता है। फिर इन दोनों को वो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है, तो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दें, जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा बुद्धिज्म है और कहाँ पे कौन सा है, तो यह जैसे मान के चलो, यह है अपना मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो इधर पे हमारा उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन है। तो जो नीचे मिलेगा, वो नीचे मिलेंगे आपको हीनयान, ऊपर जो मिलेंगे महायान। तो आपको नीचे कभी ज़्यादा मूर्तियाँ देखने नहीं मिलेंगी, मूर्तियाँ ऊपर देखने मिलेंगी। नीचे आपको स्तूप, अस्थियाँ, इन सब चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। और ऊपर जो स्टैच्यू पे बात होगी। तो महायान लोग मूर्ति को ज़्यादा पूछते हैं और हीनयान लोग क्या पूछते हैं? उनके अवशेषों को ज़्यादा पूछते हैं, उनकी भावनाओं, फीलिंग्स कद्र करते हैं, ठीक है। तो नीचे हमें अस्थियाँ और स्तूप वगैरह देखने को मिलेंगे, ऊपर स्टैच्यू मिलेंगे। तो जैसे आप श्रीलंका साइड जाओगे तो हीनयान बुद्धिस्ट मिलेंगे, और जब चाइना ऊपर जाओगे, आप तिब्बत जाओगे, तो आपको महायान वाले मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। जैसे जब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हीनयान और महायान के बीच बंटवारा कब अलग अलग होगा, ये दोनों कौन सी बौद्ध संगति में होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि महादेवी से शादी होती, तो महादेवी कहती है कि सांची का स्तूप बनाओ, किससे? अशोक से। तो सांची का स्तूप बनाता, कहाँ बनाते हैं? रायसेन में बनाते हैं। तो महादेवी के कहने पे सांची का स्तूप बनाते हैं रायसेन में, और वेस्ट टोकरी बनाते हैं उज्जैन में। तो वेस्ट टोकरी कहाँ बनाते हैं? आपकी उज्जैन में। और सांची का स्तूप बनाते हैं रायसेन में।
फिर मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं आपका? रूपनाथ अभिलेख है जो कि कटनी जिले में मिलता है, बहुरीवन तहसील में। तो गुर्जरा मिलता है। तो गुर्जरा आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है। किस नाम से मिलता है? देव नाम प्रिय दर्शी नाम से। तो ऐसे एक जिन अशोक का नाम 4 अभिलेखों में अशोक मिलता है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में है। कौन सा? गुर्जरा। अब 3 और कौन से हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो उनकी ट्रिक है आपकी उमंग, UMNG। उमंग से आप याद कर सकते हैं। यू से होता है उदयगोलम। तो उदयगोलम, उदयगोलम में क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है। और दूसरा है आपका इधर पे एम से होता है मास्की, मस्की। मस्की कहाँ पे? आपका कर्नाटक में है। और इस एन से होता है नेत्तुर, नेत्तुर, नेत्तुर होता है एन से। और जी से होता है गुर्जरा, जो कि हमारे यहाँ दतिया में है। तो ये 4 याद रखने। उमंग, UMNG याद करके रख सकते हैं कि इनमें अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। और जो आपका उदयगोलम है यह भी कर्नाटक में है, नेत्तुर भी कर्नाटक में है, और मस्की भी जो है वो भी कर्नाटक में है। सिर्फ मध्य प्रदेश में आपका गुर्जरा देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं सांची अभिलेख पे। सांची कहाँ पे है? रायसेन में है। और कसरावत कहाँ पे है? खरगोन में है। इसके बाद कारीतलाई का भी देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कटनी में देखने मिलता है। और एक होता है पानगुलाड़िया, जो कि बुक में लिखा नहीं है। यह कहाँ पे है? सीहोर में है। यहीं पे सारूमारू केव है, जो कि बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। सारूमारू केव किस जिले में है? तो सीहोर जिले में है। फिर मौर्यकालीन स्तूपों पर चर्चा करें तो मौर्यकालीन स्तूप में सांची का स्तूप आता है, रायसेन जिले में। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। किसके कहने पे किया था? हम अभी पढ़ के आए हैं। तो महादेवी के कहने पे किया था। महादेवी कौन थी? उनकी पत्नी थी, जो कि विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी। तो रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और फिर इसका तोरण तोरण बनता है। तो तोरण कौन बनाता है? पुष्यमित्र शुंग बनाता है। और इसकी खोज करते हैं जनरल टेलर। कब? 1818 में। और यूनेस्को में कब शामिल होता है? 1989 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। इसमें क्या मिलता है? मोदलायन और सारीपुत्र की अस्थियां मिलती हैं। तो जो अस्थियां रखने का स्थान होता है, अस्थियां क्या होता है? ये डोम है, जैसे ऊपर इधर एक हर्मिका बनी होती, इसमें अस्थियां रखते हैं। जैसे ये हर्मिका है, इसमें क्या रखते हैं? अवशेष रखते हैं हड्डियों के, ठीक है। ये जो डोम बना है, डोम अंडकार, अर्धचंद्राकार, गुंबद बोलते हैं इसको। ये मेधी होती है इसका सराउंडिंग डोम के, और बीच में होता है प्रदक्षिणा पथ। और फिर जो लास्ट वाली बाउंड होती है उसको बोलते हैं वेदिका। और जो आपका ये एंट्री पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं तोरण द्वार। इस पे क्या होती? जातक कथाएं होती, जो कि बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित होती हैं। अस्थि रखने का स्थान क्या कहलाता है? हर्मिका कहलाता है, हर्मिका। और 200 रुपये का नोट देखेंगे आप इंडियन करेंसी में, तो उसको आपको सांची की स्तूप की फोटो देखने को मिलेगी। एक होता है भरोत स्तूप, कहाँ पे है? सतना में है। और इसकी खोज करते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। तो भरोत स्तूप सतना में है, और अलेक्जेंडर कनिंगम इसकी खोज करते हैं 1873 में। और इसके तोरण कौन बनवाता है? शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग ही बनवाता है। फिर इसके बाद चलते हैं तुमैन स्तूप पे। तो 2 चीज़ें हैं, एक तुमैन का इंस्क्रिप्शन मिलेगा, अर्थात तुमैन अभिलेख, तो वो गुप्तों से संबंधित है, गुप्त डायनेस्टी से, ठीक है। और तुमैन स्तूप की बात हो तो वह मौर्यों से संबंधित है, सम्राट अशोक से। तो अशोकनगर में है तुमैन स्तूप। वैसे टोकरी कहाँ पे है? हम पढ़ के आए हैं, उज्जैन में है। किसके कहने पे बनाई थी? तो अशोक की पत्नी महादेवी के कहने पे अशोक ने बनाया था। देवर कोठार कहाँ पे है? रीवा में है। सतधारा, सोनारी, अंधेर, ये क्या है? स्तूप है। कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। तो आपके सतधारा, सोनारी और अंधेर क्या है? स्तूप है। साथ में सांची भी है। कहाँ पे है? रायसेन में है चारों। तो देख लेते हैं, रायसेन में हमें 4 देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक सांची हो गया, सतधारा, सोनारी और अंधेर। बेस्ट टोकरी कहाँ पे? उज्जैन में है। तुमैन स्तूप कहाँ पे है? अशोकनगर जिले में है। और तुमैन अभिलेख भी अशोकनगर जिले में ही है, लेकिन वो गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित है। सतना जिले में कौन सा? आपका भरोत है। और देवर कोठार आपका रीवा में देखने को मिलता है। रायसेन जिले में सांची, सतधारा, सोनारी, अंधेर देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो छत्र है, छत्र सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है हर्मिका। हर्मिका में क्या होते हैं कि अस्थियों के अवशेष रखे जाते हैं, हड्डियां रखी जाती हैं। जो अवशेष मिलते हैं ना हिंदू धर्म में, जो हम चढ़ाने जाते हैं, गंगा नदी में विसर्जित करने जाते हैं, वैसे ही अवशेष इधर पे रख दिए जाते हैं हर्मिका में। फिर डोम होता है, डोम के सराउंडिंग होता है मेधी। मेधी क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसमें हम परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाहर होती है वेदिका, और वेदिका में ही एंट्री पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं तोरण द्वार। अब इसके बाद चलते हैं हम मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य, अर्थात पुष्यमित्र शुंग, जब डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, शुंग डायनेस्टी, तो उसकी बात चल रही है। तो क्या होता है कि जब मौर्य साम्राज्य में फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उतने बलवान राजा नहीं होते,
तो अंतिम राजा जो होता है बृहदत्त, तो बृहदत्त का सेनापति होता है, प्रधान सेनापति कौन? पुष्यमित्र होता है। तो वह बृहदत्त की हत्या कर देता है, फिर शुंग डायनेस्टी को स्टेब्लिश करता है। तो इनकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? विदिशा होती है, इनकी कैपिटल विदिशा। अब अपनी पाटलिपुत्र से मगध से विदिशा कैपिटल क्यों लाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि है भारत के सेंटर में पड़ता है उस समय के, तो ट्रेड रूट्स पे अच्छा कब्जा हो सकता है इनका, ठीक है, इसलिए विदिशा आते हैं। तो विदिशा यह अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजते हैं। तो विदिशा का शासक कैसे बनाते हैं? अग्निमित्र को। और अग्निमित्र की शुंग वंश की जानकारी अगर आपको देखनी है तो कालिदास रचित, कालिदास की जो पहली रचना है मालविका अग्निमित्र, जो कि इनके पुत्र अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका से संबंधित है, ठीक है। अग्निमित्र और मालविका का वर्णन जिसमें है मालविका अग्निमित्र में, जो कि कालिदास की पहली रचना है। शुंग वंशकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर कौन से हैं? सांची, उज्जैन और सतना है। पुष्यमित्र के जो फॉलोवर होते हैं, जो डायनेस्टी में और आने वाले रूलर जो होते शासक होते हैं, उनके नाम क्या है? अग्निमित्र आता है, वसुमित्र आता है, भागमित्र या भागभद्र आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के टाइम पे आपका हेलियोडोरस आता है, जो कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है विदिशा में, उसको खामबाबा अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर देवभूति भी होता है, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक होता है शुंग वंश का। अब देखो क्या होता है कि जब आप एग्जाम देखेंगे ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, तो उनमें किसी भी डायनेस्टी का या तो संस्थापक पूछा गया है या फिर अंतिम शासक पूछा गया है, तो हमें दोनों याद रखना है। जैसे पुष्य मित्र क्या है आपका? पुष्यमित्र शुंग क्या है? शुंग डायनेस्टी का संस्थापक है, और अंतिम शासक कौन है आपका? देवभूति है। अब जो पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि ली थी? तो सेनानी दधियज्जी की उपाधि से स्वयं को नवाजा था। स्वयं को क्या बोला था? सेनानी दधियज्जी बोला था। राजा भागभद्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आता है, और हेलियोडोरस क्या करता है कि भागवत धर्म से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, निर्माण करता है, जो कि भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म के संबंधित है। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, और देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। अब जो यह हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है विदिशा में, इसको खामबाबा इंस्क्रिप्शन ही बोलते हैं, खामबाबा, खामबाबा या फिर खम्ब बाबा। तो इसको याद रखना है, एग्जाम में आपसे खामबाबा ही पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या, कुछ लोग ऐसा इल्जाम लगाते हो, आरोप लगाते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है ना, कट्टर हिंदूवादी था, बौद्ध धर्म का विनाशक था। तो फिर उसने, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि क्योंकि उसने हजारों बुद्धिस्ट को कत्लेआम करवाया था, ठीक है, और सरयू नदी में फिकवा दिया था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अगर ऐसा था तो फिर वह तोरण क्यों बनवाता है? यह सांची के स्तूप में जो तोरण बनवाए पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे, क्यों बनवाता है? जो कि बुद्धिस्ट स्तूप था। तो वो दोनों आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। मध्य प्रदेश में सातवाहन डायनेस्टी, तो सातवाहन होते कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन होता है वहाँ के होते सातवाहन। तो क्या होता है, कभी भी ये कौन डायनेस्टी आप देखेंगे कि एक ही जगह पे ऐसी डायनेस्टी चेंज हो रही है, तो क्यों होती है? तो देखो, जब सेंट्रलाइज्ड राजा रहता है, बहुत पावरफुल होता है, तो तब क्या होता है कि कब्जा नहीं कर पाते लोग। फिर क्या होता है कि जब राजा कमजोर दिखता है तो उन्हीं के सेनापति या फिर सामंत वगैरह का करते हैं, उन पर अटैक करके हमला करके उनको मार देते हैं और स्वयं स्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम देख चुके, मौर्यों के बाद कौन बैठता है? मौर्यों के बाद पुष्यमित्र बैठता है। तो जब देखते हैं कि बृहदत्त अब उतना पावरफुल नहीं है, तो बृहदत्त की हत्या कर देते हैं, और फिर पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर लेता है। फिर क्या होता है कि अब आते हैं आपके सातवाहन। तो सातवाहनों का जो संस्थापक है वह होता है सिमुक, और इनकी राजधानी होती है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। अब इनके प्रमुख शासक होते हैं सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसकी तो मूवी है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो गौतमीपुत्र सातकर्णी बस डालेंगे तो एक मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, और इनके जो मैट्रीलिनियर होते हैं, ठीक है, मातृवंशी होते हैं। ये राजा, जितने भी राजा होते हैं अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम लगाते हैं, तो इसलिए गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र, यज्ञश्रीपुत्र। तो एक बार एग्जाम में ऐसे आ गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगर ज़्यादा सोचेंगे तो गलत कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मध्य प्रदेश में सातवाहनों के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? त्रिपुरी में, देवास में, उज्जैन में और विदिशा से प्राप्त होते हैं। आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है इनको। आंध्र सातवाहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश का है। यज्ञश्री सातकर्णी को त्रिसमुद्रापति बोलते हैं, त्रिसमुद्राधिपति बोलते हैं किसको? यज्ञश्री सातकर्णी को। सातवाहन वंश के प्रमुख काम क्या है? तो इन्होंने पहली बार ब्राह्मणों को भूदान देना प्रारंभ किया था। पहली बार इन्होंने भूदान दिया था ब्राह्मणों को, यही इन्हीं ने शुरुआत करी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सीसे के सिक्के चलाए। काय के सिक्के चलाए? सीसे के बस चलाए कि कोई और भी चलाए? तो पोटीन के भी याद रखना है, पोटीन। तो सातवाहन डायनेस्टी में आपकी
14 सिक्के भी चलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक ब्रिज का काम किया है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण भी इनने करवाया। किन्ने? सातवाहनों, इसको याद रखना है। फिर इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में छोटी छोटी डायनेस्टी हैं। अब जो हम अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मौर्य पढ़े हैं। मौर्यों के बाद हम अपना शुंग डायनेस्टी पढ़े हैं, फिर सातवाहन पढ़े। तो ये तो बहुत बड़े एरिया पे कब्जा करके बैठे थे, ठीक है, बड़ी डायनेस्टी हो गई। लेकिन छोटी छोटी क्षेत्रीय डायनेस्टी भी थी उस टाइम पे, तो हम उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि तालाब की बड़ी मछलियों को हमने पढ़ लिया, तालाब की छोटी मछलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ओलिकर वंश, ओलिकर डायनेस्टी। तो यह कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश के मंदसौर में आपको देखने को मिलती है। तो इनकी कैपिटल क्या थी? मंदसौर, जिसका पुराना नाम दसपुर था, तो वही इनकी कैपिटल थी। क्या थी कैपिटल? दसपुर। इस वंश के जो संस्थापक थे यशोवर्मन या फिर यशोधर्मा थे। और जो मालवा नाम दिया गया है ना, मालवा, जो आज में हम मालवा बोलते हैं, तो ओलिकर शासकों ने ही मालवा नाम दिया है। फिर क्या होता है कि इनके जो वंश के प्रमुख शासक कौन थे? नरवर्मन, सिंहवर्मन और बुद्धवर्मन। तो जो बुद्धवर्मन या फिर बंधुवर्मन जो थे, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे थे। तो मंदसौर अभिलेख इनने ही बनवाया था, कुमारगुप्त से संबंधित है और वो, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। अब इसमें हम देख लेते जो यशोधर्मा है। तो जो यशोधर्मा है, इनने किसको हराया था? तो यशोधर्मा ने हूण आक्रांता यशोधर्मा ने किसको हराया था? हूण मेहरकुल को हराया था। हूण आक्रांता मेहरकुल को डिफीट किया था, हराया था, ठीक है, इसको याद रखना है। और क्या किया था? कब किया था? तो 532 ईस्वी में। अब जो यशोधर्मा का एक इंस्क्रिप्शन है, कौन सा? सोंदानी। सोंदानी इंस्क्रिप्शन। तो इसमें इसके जो दरबारी कवि है, किसका है वो? बासुल का। इसके जो दरबारी कवि है उसका नाम है बासुल। उनने लिखवाया सोंदानी अभिलेख, जो कि किससे संबंधित है? यशोधर्मा से, ओलिका डायनेस्टी के। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम मेघवंश। तो मेघवंश कहाँ पे मिलेगा आपको? बघेलखंड क्षेत्र में इनका शासन था। इनके सिक्के और अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं और इनकी राजधानी भी बांधवगढ़ ही था। इस डायनेस्टी के जो राजा रहे हैं कौन से हैं? भीमसेन, भद्रमग, शिवमग प्रमुख शासक थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नागवंश। नागवंश आपको विदिशा में। अब यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या होगा? तो क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाए किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है, ठीक है। जैसे ओलिका डायनेस्टी का हम पढ़ ही लिए, इनका मंदसौर अभिलेख भी है जिसमें जो रेशम बुनकर है उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो हम उसमें आगे पढ़ेंगे। अभी हम नागवंश पे चलते हैं। तो इनके संस्थापक हैं, उन्हीं को पढ़ना है। उनका क्षेत्र कौन सा है, इसी चीज़ पे ध्यान देना है। और कोई अगर प्रतापी राजा रहा है, शासक रहा है इधर का, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब नागवंश के प्रमुख शासक कौन से? भीमनाग, स्कंदनाग, बसुनाग, भगवान और गणपति नाग। नागवंश का शासक वृषनाग और भीमनाग के सिक्के विदिशा से प्राप्त होते हैं। तो विदिशा में नाग डायनेस्टी कहाँ पे थी? विदिशा और ग्वालियर क्षेत्र में थी, याद रखना है। फिर आता है कादरमक। कादरमक कहाँ पे था? उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में था। इसका जो संस्थापक था यशोमती था। और इसका होता है चष्टन, कहीं कहीं चष्टन भी देखने मिलता है इनका संस्थापक, कहीं कहीं यशोमती मिलता है, दोनों को याद रखना है। रुद्रदामन इनका ही था। रुद्र सिंह तृतीय इनके प्रमुख शासक थे। फिर आते हैं मैकल तथा पांडव वंश पे। तो मैकल कहाँ देखने मिलता है? मध्य प्रदेश के शहडोल में और अनूपपुर क्षेत्र में। इस वंश के शासकों में कौन होता है? भरतबल होता है, जनबल होता है, नागबल होता है, धरातल होते हैं। इस वंश की अधिकांश जानकारी मिलती ही नहीं है, ठीक है, तो कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो इतने याद रखिएगा, मैकल या पांडव वंश से आप मार देंगे कि मैकल या पांडव वंश कहाँ पे है? शहडोल में, अनूपपुर क्षेत्र में। एक बोधी डायनेस्टी होती त्रिपुरी जबलपुर में, याद बस रखना है। परिव्राजक होते हैं पन्ना में, पन्ना जिले में परिव्राजक होते हैं। इनकी राजधानी होती नागौर। इसमें क्या होते हैं? परिव्राजक राष्ट्रीय सुशर्मन के वंशज हैं। परिव्राजक एक प्रकार के साधु कहे जाते हैं। देवादाय, प्रभंजन, हस्तिन और संक्षोभ इनके प्रमुख शासक हैं। फिर आता है उच्च कल्प वंश। तो परिव्राजक राजवंश का पड़ोसी राज्य है, सतना जिले में है, उचहरा क्षेत्र में। तो उचहरा क्या है? उचहरा आपको सतना जिले में देखने को मिलता है। औगदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाग इसके प्रमुख शासक हैं। अब देखो बाकाटक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकाटक और ओलिकर में दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकाटक क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बाकाटक में एक रुद्रसेन सेकंड होते हैं। तो रुद्रसेन सेकंड जो है वो शादी करते हैं प्रभावती गुप्त से, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी होती हैं। तो इसमें यही याद रखना है और संस्थापक याद रखना है बिंद शक्ति। इनका एरिया था विदिशा, पश्चिमी बुंदेलखंड। फिर होता है आम्बीर वंश।
आम्बीर वंश ने सातवाहनों के विघटन के पश्चात खानदेश अनूप प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आम्बीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। तो कौन था आम्बीर वंश का संस्थापक? ईश्वर सेन इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे गर्दभिल। तो गर्दभिल डायनेस्टी को हम देखेंगे। तो गर्दभिल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? गंधर्व सेन है। इनका क्षेत्र होता है उज्जैनी या फिर उज्जैन। प्रमुख शासक को हम देखेंगे। तो गंधर्व सेन या गर्दभिल। तो गर्दभिल वंश के संस्थापक कौन? गंधर्व सेन। शासन काल कितना है इनका? 13 वर्ष रहा है। और मत्स्य पुराण में शुंगों का उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। इन्होंने शुंगों का मतलब एलिमिनेट किया, हटाया है, मारा है उनको, ठीक है। थेरावेली ग्रंथानुसार शकों को पराजित किया है। इस वंश के कौन से प्रमुख शासक हैं? तो भरथरी, जो भरथरी के हम उज्जैन में पढ़ते हैं वह राजा भरथरी है। विक्रमादित्य हैं जो कि भरथरी के छोटे भाई हैं। धर्मादित्य हैं और नाहद्र हैं जो कि अंतिम ज्ञात शासक हैं। सबसे पहले हम भरथरी को पढ़ेंगे। तो भरथरी क्या है? गर्दभिल वंशीय शासक एवं संस्कृत विद्वान हैं। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं और गोरखनाथ से प्रभावित होकर वैराग्य धारण किया है। अब इनकी शतक त्रयी है। तो देखो ये क्या है? राजा हैं तो पॉलिसी बनाते हैं और फिर अपनी रानी को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो श्रृंगार शतक लिखते हैं और फिर ऐसा बोलते हैं कि रानी इनको धोखा दे देती है, तो फिर इनको वैराग आ जाता है। तो देखो ऐसे बोलते शतक त्रयी की रचना कैसे करते हैं? तो यह राजा थे तो पॉलिसी बनाते थे, तो नीति शतक। फिर क्या है? अपनी रानी को बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो श्रृंगार शतक। फिर रानी चीट कर देती है इनको, तो फिर इनको वैराग आ जाता है और जंगल चले जाते हैं तपस्या करने, तो फिर बोलते हैं वैराग्य शतक। तो इनकी शतक त्रयी है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वाक्यपदी इनकी रचना है जो कि व्याकरण से संबंधित है। फिर इसके बाद आते हैं राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य का जो शासन काल है 57 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलता है। उज्जैन इनकी राजधानी है और इनके उपनाम क्या है? विक्रमसेन या सकारी, शकों का शिकार करने वाला सकारी नाम पड़ा। गर्दभिल वंश का प्रतापी शासक है। पिता का नाम है महेंद्रादित्य एवं माता का नाम है सौम्य दर्शना। पुत्री का नाम है प्रियंग मंजरी। तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इनकी उपाधि पढ़ना है, शकों को हराया है। अब 57 ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत, जिसको हम कृत संवत भी बोलते हैं और मानव संवत भी बोलते हैं, जो कि PYQ है आपका MPPSC का। शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के चलाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रुइयक बोलते हैं, ठीक है। अयोध्या के कनक भवन का जीर्णोद्धार कराते हैं। गुजरात से हरसिद्धि माता को कहाँ लाते हैं? उज्जैन लाते हैं और स्थापित करते हैं, जो कि इनकी आराध्य देवी हैं। तो हरसिद्धि माता कहाँ पे है? आपकी उज्जैन में देखने को मिलेंगी। भीमबेटका की गुफा से प्राप्त भित्ति चित्र से विक्रमादित्य के अश्वमेध यज्ञ का चित्रण प्राप्त होता है। स्वर्ण मुद्रा में राजा विक्रमादित्य उज्जैनीय नाम लिखा मिलता है। उज्जैनीय मतलब जिसने उज्जैन को जीता हो, ठीक है, उज्जैनीय। 13 दिसंबर 2025 को इंदौर भोपाल मार्ग पर फंदा में विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। उज्जैन के अन्य नाम क्या है? अवंतिका, कनकशृंगा, कुशस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरीवती और विशाला। तो यह आपके उज्जैन के अन्य नाम हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि राजा विक्रमादित्य के नवरत्न थे। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि राजा विक्रमादित्य तो गुप्त डायनेस्टी के होते हैं जिनके नवरत्न होते हैं, और आप दोनों के पढ़ेंगे तो थोड़ा दोनों के ही आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा ऐसे जब हिस्ट्री मानती तो हिस्ट्री उसी को ज़्यादा प्रासंगिक मानती, क्योंकि उन्हीं के जो कालिदास का टाइम पीरियड मिलाते हैं तो दोनों एक से उसी में बैठते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय वाले में। इस वाले में थोड़ा काल्पनिक सा लगता है, तो ऐसे बोलते हैं किंवदंतियाँ चली आ रही थी और वही कहानी उनकी हो गई। तो राजा विक्रमादित्य शोधपीठ कहाँ पे? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश की दूसरी वैदिक घड़ी कहाँ पे है? भोपाल में है। और पहली कहाँ पे है? उज्जैन में है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई थी। कब? 29 फरवरी 2024 को। दूसरी भोपाल में। वैदिक घड़ी में आप समय के साथ लगन, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। तो याद रखना 30 मुहूर्त में बांटा गया है 24 घंटों को। अब जो राजा विक्रमादित्य के अगर आपको नवरत्न याद रखने हैं तो इसकी एक ट्रिक है, आधा घड़ा छपाक से बोला। तो आधा से आ जाएगा, आ से आ जाएगा अमर सिंह और धा से आ जाएगा आपका धनवंतरी। तो आ से अमर सिंह और धा से धनवंतरी। अब घड़ा से आ जाएगा आपका घटपड़कड़, तो 3 नंबर लिख लीजिए, घटपड़कड़। छपाक से तो छा से आ जाएगा आपका छपड़क और का से आ जाएगा कालिदास और सी से आ जाएगा शंकु और फिर बोला से वा से आ जाएगा बराह महल, बदरुचि और बेताल भट्ट। तो बा से 3 आ जाएंगे, बराह महल, बदरुचि और बेताल भट्ट। तो आ से अमर सिंह, धा से धनवंतरी और घड़ा से घटपड़कड़ 3 नंबर पे, और छपाक से आ जाएगा छपड़क तो 4 नंबर पे, और का से आ जाएगा कालिदास 5 नंबर पे, से आ जाएगा शंकु और बोला से बा से आएगा 3, बराह महल, बदरुचि और बेताल भट्ट। तो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो फिर भी एग्जाम में हेल्प करेगी,
थोड़ा आप याद इसको रख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में गुप्त काल, तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल कब देखने को मिलता है? 240 एडी से 590 एडी तक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गुप्त कालीन जो संबंधी शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके गुप्तकालीन जो नगर हैं, स्वभोग नगर, अवंती, दसपुर, अनूप, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख पढ़ेंगे, जैसे कि हम तुमैन चर्चा कर चुके हैं। तुमैन स्तूप कहाँ का है? मौर्यों से संबंधित है, जो कि अशोकनगर जिले में देखने को मिलता है। और तुमैन अभिलेख जो है गुप्तों से संबंधित है, जो भी अशोकनगर जिले में ही देखने मिलता है। फिर गुप्त डायनेस्टी से संबंधित हम मंदिर पढ़ेंगे, जो कि नचना कोठार मंदिर पार्वती माता का है, पन्ना जिले में है। एरण का विष्णु मंदिर, भूमराशिव मंदिर सतना, तिगुआ का विष्णु मंदिर कटनी। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, गुप्त साम्राज्य शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, इनका जो संस्थापक होता है श्रीगुप्त होता है, श्रीगुप्त। फिर घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप सूपिया इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, सूपिया अभिलेख पढ़ेंगे, तो फिर आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। आपको मिलेगा कि इसके संस्थापक हैं वो घटोत्कच हैं, तो इनके जो वास्तविक संस्थापक हैं श्रीगुप्त हैं। लेकिन सूपिया इंस्क्रिप्शन के अनुसार आपके जो गुप्त डायनेस्टी के संस्थापक हैं घटोत्कच देखने को मिलते हैं। तो इसको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुप्त डायनेस्टी के संस्थापक कौन हैं, तो श्रीगुप्त हैं। और सूपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, तो घटोत्कच है। इसको याद रखना है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और इसके सिक्के के साक्ष्य अवंती, एरण और अनूप क्षेत्र से हमें प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के समय एरण को स्वभोग नगर बोला जाता है। इस समुद्रगुप्त को दक्षिणापथ का विजेता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ का विजेता, दक्षिणापथ का विजेता। बहुत प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय देखेंगे तो इसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और गंगादेव तीसरा, कलचुली डायनेस्टी का। चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है। इसने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को हराया था और फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और फिर इसके बाद चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों को हराता है तो उसके बाद कौन सी धातु के सिक्के चलाता है, तो वह होते चांदी के। अब शकों को हराने के बाद सकारी कहता है स्वयं को, तो सकारी पदवी से भी यह नवाजा जाता है। ठीक है। चीनी यात्री फायान इसी के टाइम पे आया था, इसकी किताब का नाम था फायू की। और इसने मालवा क्षेत्र की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था विश्व में। फिर इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त की जो जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख, जो कि हम जब ओलिका डायनेस्टी पढ़ा रहे थे तो हमने बुद्ध बर्मन या फिर बंधु बर्मन के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने ही बनवाया था मंदसौर अभिलेख। और तुमैन अभिलेख अशोकनगर में आपको देखने को मिलता है। तुमैन स्तूप कहाँ पे? अशोकनगर में है। किससे संबंधित है? तो मौर्यों से। और तुमैन अभिलेख अशोकनगर में है। किससे संबंधित है? तो गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है कि कुमारगुप्त का प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो पहला गुप्त सम्राट था जिसने मालवा के पश्चिमी क्षेत्र को विजित किया। इससे पता चलता है मंदसौर अभिलेख से। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई। तो यह कौन सा अभिलेख आपको बताता है? तो यह आपको तुमैन अभिलेख बताता है। ठीक है। तुमैन अभिलेख में आपको यह जानकारी मिलती है कि जब जो ये जानकारी है ना, तो यह तुमैन इंस्क्रिप्शन में पता चलती है। तुमैन अभिलेख आपको बताता है जब कुमारगुप्त की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठता है, उसका प्रतिनिधि बनता है। फिर भानुगुप्त के शासन की बात होती है, जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं पहली बार। किससे? सागर जिले में उपस्थित एरण अभिलेख से। तो यह एरण अभिलेख कहाँ का है? सागर का है। और इससे सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हूण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा जाता है, जिससे इसकी पति के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं, पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। किसकी? गोपराज की पत्नी के। फिर इसके बाद चलते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में। तो मंदसौर अभिलेख देखेंगे सबसे पहले। तो मंदसौर अभिलेख किसके टाइम का है? कुमारगुप्त के टाइम का, कुमारगुप्त के टाइम का है। और बंधु वर्मा ने बनवाया था। तो इससे रेशम बुनकर श्रेणी या फिर तंतुआ श्रेणी की जानकारी मिलती है। सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो कि कौन बनवाते हैं? रेशम बुनकर बनवाते हैं। विक्रम तिथि का उल्लेख होता है। दसपुर को पश्चिमपुर कहा जाता है। अभिलेख की रचना किसने की? वत्स भट्टी ने। और बासुल कवि ने कौन से अभिलेख की रचना करी थी? तो यशोधर्मा के सौंदानी अभिलेख की। ठीक है। पहला विज्ञापन कहाँ पे है? मंदसौर के दसपुर शिलालेख में है। और सूर्य मंदिर के भारतीय बुनकर व्यापारी संघ द्वारा एक शिलालेख खुदवाया गया।
अब इसके बाद चलते हैं सांची का अभिलेख। तो अभिलेख का गुप्त संवत क्या है? अभी गुप्त संवत क्या है? 131 से 450 ईस्वी। बौद्ध उपासक होते हैं सन्न सिद्ध, उनकी पत्नी होती है हरिस्वामिनी। तो इसमें क्या काकड़ाम में क्या करती हैं? आर्य संघ को दान देती हैं। तो काकड़ाम किसका पुराना नाम है? सांची का, इसको याद रखना है। तो सूपिया इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है? तो रीवा जिले में है। और इसमें बताया जाता है जो गुप्तों के संस्थापक है कौन है? घटोत्कच हैं। तो गुप्त संस्थापक के बारे में विचार चिन्ह प्रश्न करता है और क्या कहता है? घटोत्कच गुप्त डायनेस्टी के संस्थापक हैं। तुमैन अभिलेख कहाँ पे है? अशोकनगर में है। राजा को शरतकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है, किसमें? तुमैन में। और इस अभिलेख में क्या बोला है? कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। और कुमारगुप्त का जो प्रतिनिधि होता है, ठीक है, कौन होता है? स्कंदगुप्त होता है, वो किस में लिखा है? तुमैन में लिखा है। फिर इसके बाद चलते एरण पे। एरण कब का है? 510 ईस्वी का है। किसका है? भानुगुप्त का है। इसमें हूणों की जानकारी मिलती है और सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि जब हूण आक्रमण होता है तो उसमें भानुगुप्त का जो सेनापति होता है गोपराज, उसकी क्या हो जाती है? हत्या, वो शहीद हो जाता है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो सती होती है। फिर मातृ विष्णु और धन्य विष्णु नामक भाइयों ने विष्णु का ध्वज स्तंभ बनाने की जानकारी एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर सोमनानी अभिलेख कहाँ पे है? मंदसौर में है। महाराजा यशोवर्मन का है और हूणों पर विजय करते हैं। रचयिता कौन है? बाशुल कवि हैं। और मंदसौर के कौन है? वत्स भट्टी हैं। इनको याद रखना है। मंदसौर अभिलेख के वत्स भट्टी हैं और सोमनानी के क्या हैं? बाशुल कवि हैं। विजय स्तंभ भी कहा जाता है इसको। तो क्या करते हैं? हूणों को हराते हैं, फिर मंदसौर में विजय स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन स्थल देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन स्थल कौन से हैं? तो नचना कोठार मंदिर, आपको पार्वती देवी का मंदिर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? पन्ना जिले के गुन्नौरगंज के समीप नचना कोठार नामक प्लेस पे। इसमें क्या है? जो शिवालय है इसके समीप चौमुखनाथ शिवालय है, उस मंदिर के समीप है। नचना कोठार मंदिर कहाँ पे? एक चौमुखनाथ नाम का शिवालय है जिसके 4 मुख होंगे, उस नाम का शिवालय है। उसके पास यह नचना कोठार का मंदिर है। कहाँ पे? पन्ना जिले में। फिर एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पे? आपका सागर जिले में देखने को मिलता है। इसमें बराह की मूर्ति मिलती है देखने, और बराह की मूर्ति में क्या? हूँ शासक तोड़मड़ का जिक्र होता है। भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में देखने को मिलता है। पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग है, एक मुखी शिवलिंग जिसका एक चेहरा भी एक साइड, ठीक है। सतना जिले के नागौद में खोय मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। तो याद रखना सतना जिले में नागौद में खोय मंदिर भी है जो गुप्त काल से संबंधित है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? कटनी जिले के तिगवा नामक स्थान पर, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। कब? 1873 में। फिर उदयगिरी केव्स देखने को मिलेंगी, तो कहाँ पे मिलेंगी? विदिशा में। और एक उदयगिरी केव्स इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, खारवेल वाली, उड़ीसा में, ठीक है, लेकिन ये मध्य प्रदेश वाली है, विदिशा वाली, जिसमें 20 गुफाएं हैं, जिनमें से पहली गुफा रामगुप्त ने और 20वीं गुफा का निर्माण किया था कुमारगुप्त ने। फिर बाघ गुफाएं में देखने को मिलेंगी, तो बाघ गुफाएं धार जिले में बाघ नदी के किनारे देखने को मिलेंगी। तो 9 में से केवल 5 गुफाएं सुरक्षित बची हैं और इन गुफाओं की डोंगरफील्ड ने खोज की थी 1818 में। और इन 5 गुफाओं के जो नाम है, पहली गुफा का नाम है ग्रह, दूसरी का नाम है हाथी, तीसरी का नाम याद नहीं आ रहा, चौथी का नाम है रंगशाला और 5वीं का नाम है पाठशाला। तो आप लोग देख लीजिएगा, 5 गुफाएं हैं, जो 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। किसने खोज की थी? डोंगरफील्ड ने। कब? 1818 में। और सांची की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने। कब? 1818 में। मध्य प्रदेश में गुप्त उत्तरकाल, तो गुप्त उत्तरकाल की क्या बात क्या होता है? जब गुप्त कमजोर पड़ने लगते हैं तो और क्षेत्रीय डायनेस्टी आती हैं, क्षेत्रीय राजवंश आते हैं, जिनमें राष्ट्रकूट, पुष्यभूति डायनेस्टी होती है, वर्धन डायनेस्टी, चालुक्य वंश होता है, मैत्रक होते हैं, मोकरी होते हैं, शैलवंश होते हैं। तो ये अपना विस्तार करते हैं। जब गुप्त कमजोर पड़ते हैं तो अपना एक्सपांसन करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम राष्ट्रकूट वंश को। तो राष्ट्रकूट वंश हमें कहाँ देखने को मिलेगा? राष्ट्रकूट वंश की 2 शाखाएं होती है, एक होती अमरावती शाखा जो बैतूल में देखने को मिलती है, और दूसरी होती मान्यखेत। तो अमरावती बैतूल शाखा के राष्ट्रकूट वंश की अमरावती और बैतूल शाखा, जिसकी राजधानी क्या थी? अचलपुर, महाराष्ट्र थी। मध्य प्रदेश में अमरावती बैतूल शाखा का विस्तार बैतूल, छिंदवाड़ा, अमरावती जिले में अधिक मिलता है। फिर क्या होता है? बैतूल अमरावती शाखा के प्रमुख शासक कौन है? दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नन्नराज थे। इतने इंपोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद देख लीजिए आप नीचे वाला, मान्यखेत शाखा वाले इंपोर्टेंट हैं। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक होता है मान्यखेत शाखा वाला, उसका होता है दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग क्या करता है? जब मालवा को जीतता है तो दंती दुर्ग क्या होते? क्षत्रिय नहीं होते। तो जब मालवा को जीतते हैं तो फिर उज्जैन आता है, हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ करवाता है। तो इस यज्ञ की मान्यता क्या है कि जो क्षत्रिय नहीं उनको वापस से क्षत्रिय बनाया जा सकता है। तो दंती दुर्ग संस्थापक होता है राष्ट्रकूटों का, और यह क्षत्रिय होता नहीं है, लेकिन जब मालवा में आता है, मालवा को जीतता है, तो उज्जैन नामक स्थान पे, उज्जैन जो वर्तमान उज्जैन है, वहाँ पे हिरण्यगर्भ
हिरण्यगर्भ दान आयोजन कराता है और अपनी विजय की घोषणा करता है। इनके प्रमुख शासक कौन कौन से? दंती दुर्ग हैं, कृष्ण प्रथम में, गोविंद तृतीय, ध्रुव, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और अमोघवर्ष हैं। अमोघवर्ष जो होते हैं जैन धर्म के फॉलोवर होते हैं, जैन धर्म को मानते हैं। इनकी राजधानी होती है मान्यखेत या कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में होती है मान्यखेत। अब क्या होता है, राष्ट्रकूट जो है ये क्या करते हैं, अपने पावर को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्टेब्लिश करते हैं कलचुरी डायनेस्टी से, ठीक है। तो इंद्र तृतीय शादी करते त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजकन्या बैजंबा से। अमुकवर्ष शादी करता है कलचुरी शासक की युवराज देव की पुत्री कंडक देवी से। और इस वंश के शासक कृष्ण थर्ड के शासन की जानकारी नीलकंठ अभिलेख, जो कि कहाँ का है, छिंदवाड़ा का है, वहां से मिलती है। कृष्ण थर्ड की जानकारी नीलकंठ अभिलेख छिंदवाड़ा से मिलती है। राष्ट्रकूट वंश में चिन्ह के रूप में गरुड़ को अपनाया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्धन डायनेस्टी या पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी, ठीक है, पुष्यभूति शुंग। इसके संस्थापक होते हैं नरवर्धन और इसके जो प्रतापी राजा होते हैं उसका नाम है हर्षवर्धन। तो क्या होता है, इनकी कैपिटल होती है थानेश्वर हरियाणा और फिर बाद में कन्नौज। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है राजश्री। तो जो राजश्री की शादी होती है मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ होती है। फिर क्या होता है कि एक मालवा का शासक होता है देवगुप्त, जो कि ग्रहवर्मा को मारता है और उसकी बहन को, हर्षवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना लेता है। तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले कौन जाता है रक्षा करने, सबसे पहले रक्षा करने जाता है राजवर्धन। तो राजवर्धन क्या होता है, मारा जाता है। फिर जाता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढने के लिए विंध्याचल की ओर जाता है और उसकी मुलाकात होती है दिवाकर मित्र से, जो कि बौद्ध भिक्षु होता है। और फिर वो क्या करता है कि मालवा पे आक्रमण करके देवगुप्त को मार देता है और अपनी बहन को आज़ाद करा देते हैं। फिर हर्षवर्धन की क्या होता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है। वह चाहता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में भी उसके राज्य का विस्तार हो। तो जब वह नर्मदा नदी की तरफ बढ़ता है तो उसको कौन, चालुक्य नरेश जो होता है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, वह रोकता है। और फिर रोकता है तो इन दोनों के बीच में जब घमासान युद्ध होता है, तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। तो कौन जीतता है, पुलकेशिन द्वितीय जीतता है। और फिर जब पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हराता है तो फिर परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, क्योंकि हर्ष उस टाइम पे कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत प्रतापी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर और शक्तिशाली राजा था। तो क्या होता है कि जब उसको पुलकेशिन द्वितीय हराता है तो परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। और यह पता किससे चलता है हमें, तो ऐहोल अभिलेख आपने सुन रखा होगा, किससे, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है, रवि कीर्ति का है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसका है, रवि कीर्ति का, जो कि किसका दरबारी का भी है, आपका पुलकेशिन द्वितीय का। तो उसका है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जिसमें पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था, खतरनाक तरीके से मार मारी थी, ठीक है। हर्ष के दरबार में कौन होता है, बाणभट्ट होते हैं। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कभी देखने को मिलते हैं। और शहडोल की बाण सागर परियोजना इन्हीं के नाम पर बाणभट्ट रखा गया। बाणभट्ट ने हर्ष को सभी देवी देवताओं को सम्मिलित कर सर्वदेवावतार भिब्रईकत्र नाम का एक उपाधि दी थी, ठीक है। इतना डिफिकल्ट सा, थोड़ा याद रखिएगा आप कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर चालुक्य वंश से आ जाएंगे बातापी वाले। तो इसके संस्थापक होते हैं जयसिंह। इसका एक शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय, जो कि हर्ष को हराता है, ठीक है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसका शासन होता है। चीनी यात्री हेनसांग दोनों के शासन पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ भी आता है और हर्षवर्धन के यहाँ भी आता है। तो पुलकेशिन द्वितीय को क्या बोलते हैं, नर्मदा, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से रोकता है। कौन बताता है ऐसा, चीनी यात्री हेनसांग आता है। तो इन दोनों के बीच रेवा का युद्ध होता है। रेवा का युद्ध कब होता है, 635-36 ईस्वी के आसपास, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हर्ष को हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय, और फिर परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। इसके बाद आपको मैत्रक वंश, जो कि मालवा में देखने को मिलेगा, इसके संस्थापक होते हैं भट्टार। मोखरी वंश, जो कि पूर्वी निर्माण में असीरगढ़ में हरिवर्मा इसके संस्थापक होते हैं। और शैल वंश होता है आपका महाकौशल क्षेत्र में, श्रीवर्धन इसके संस्थापक होते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश में राजपूत काल। तो जब हम मध्य प्रदेश में राजपूत काल को पढ़ेंगे तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार को। फिर जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ते हैं तो चंदेल उठते हैं। चंदेल कहाँ से निकलते हैं, गुर्जर प्रतिहारों से निकलते हैं। कलचुरी डायनेस्टी पढ़ेंगे, मालवा के परमार पढ़ेंगे और कच्छवाहा डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार शब्द का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपाल या फिर रक्षक, ठीक है। रक्षक बोलते हैं, पर द्वारपाल बोलते हैं किसको, प्रतिहार को। अब जब गुर्जर प्रतिहार आते हैं तो यह पहली बार अपने शासन की शुरुआत कहाँ पे करते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं आपके हरिश्चंद्र होते हैं, जो कि जोधपुर के निकट इस वंश की नींव रखते हैं। लेकिन अपन को हरिश्चंद्र याद नहीं रखना है, अपन को क्या याद रखना है, नागभट्ट फर्स्ट
जिसकी स्थापना करते कहाँ पे, उज्जैन में। तो नागभट्ट फर्स्ट ही होते हैं जो उज्जैन में इसकी स्थापना करते हैं। और इनकी एक इंस्क्रिप्शन है क्या, तो इसकी इंस्क्रिप्शन का नाम है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इनको मलेच्छ नाशक बोला गया है, मलेच्छ नाशक बोला गया है ग्वालियर प्रशस्ति में। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट फर्स्ट को क्या बोला गया है, मलेच्छ नाशक बोला गया है। फिर इनके अन्य शासक क्या होते हैं, तो रामभद्र होता है, रामभद्र, मेहर भोज होते हैं जो कि सबसे प्रतापी होते हैं, महिपाल होता है, वत्सराज होता है जो कि आपका ट्राईपार्टी त्रिपक्षीय संघर्ष होता है ना कन्नौज के लिए, त्रिपाठीय संघर्ष, वत्सराज शुरू करता है त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किसके टाइम पे होता है, वत्सराज के टाइम। नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, कन्नौज पे कब्जा कर लेता है, तो इसके टाइम पे खत्म होता है कन्नौज पर कब्जा, तो इसके टाइम पे त्रिपक्षीय संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, किसके टाइम पे, नागभट्ट के टाइम पे, तो इसको याद रखना है। तो यही वास्तविक संस्थापक होता है। फिर होता है यशपाल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेहर भोज का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में मिलता है। मेहर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था। वैष्णव धर्म का पालन करता कौन, मेहर भोज। अब मेहर भोज का दौलतपुर अभिलेख में प्रभास नाम मिलता है। तो प्रभास नाम कहाँ पे मिलता है, दौलतपुर में। तो प्रभास क्या है, बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, उसके पास खूब सारा पैसा है, बहुत पैसा है। तो क्या करेंगे, प्रभास के पास क्या है, दौलत है, तो दौलतपुर अभिलेख में क्या, प्रभास नाम मिलता है। फिर ग्वालियर अभिलेख में क्या मिलता है, आदि बरा है। सागरताल में क्या मिलता है, मेहर की उपाधि मिलती है। तो मेहर की उपाधि कहाँ पे मिलती है, सागर में। ठीक है, महेंद्र पाल ने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में पालों के साथ संघर्ष किया। तो महेंद्र पाल भी करता है, वत्सराज शुरू करता है इसको। ठीक है, वत्सराज शुरू करता है, फिर उसके बाद महेंद्र पाल संघर्ष करते हैं। इनके दरबार में कौन से कवि होते हैं, पंडित, काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर होते हैं। और राजशेखर 3-4 राजाओं के में होते हैं, हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे। युवराज देव फर्स्ट के यहाँ पे भी होते हैं, कलचुरी में भी होते हैं। तो राज को भी जो राजशेखर है उन्होंने प्रतिहारों क्या बोला, रघुकुल मुक्तामणि बोला है। तो रघुकुल मुक्तामणि किसे बोला है, राजशेखर ने प्रतिहारों को। याद रखना है, 3-4 डायनेस्टी में होते इसलिए याद रखना है, प्रतिहारों को क्या बोला है, रघुकुल मुक्तामणि। ग्वालियर में चतुर्भुज का मंदिर कौन बनवाता है, तो ग्वालियर में जो चतुर्भुज का मंदिर विष्णु को समर्पित है और मेहर भोज के शासनकाल में अल्ल नामक अधिकारी बनवाता है। अब सबसे बड़ी चीज जो याद रखने लायक है, इस मंदिर में क्या है, शून्य उल्लेखित है, शून्य का अंकन है। तो मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख में शून्य का अंकन किया गया है। ठीक है, मुरैना में स्थित नरेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कौन करता है, गुर्जर प्रतिहार शासक करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं राजशेखर के बारे में। तो राजशेखर कहाँ पे होता है, कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल, ये बाप बेटे हैं। तो बाप कौन है, महेंद्र, और उसका बेटा होता है महिपाल। तो यहाँ पे होता है। फिर युवराज देव फर्स्ट की राजधानी त्रिपुरी में भी दरबारी रहता है। फिर महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु थे कौन, राजशेखर। कलचुरी वंश के युवराज देव फर्स्ट को भी उज्जैनी भोजन कहा। तो जो कलचुरी डायनेस्टी की युवराज प्रथम है ना, युवराज देव फर्स्ट, उनको उज्जैनी भोजन की उपाधि देता है कौन, राजशेखर। जबकि प्रतिहारों को रघुकुल चिंतामणि मुक्तामणि बुलाता है, ऐसी उज्जैनी भुजंग बोलता है युवराज देव फर्स्ट को। राजशेखर की रचनाएं क्या है, काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, कलचुरी डायनेस्टी का वर्णन है, बाल रामायण, बाल भारत, नर्मदा नदी को श्रेष्ठ नदी बोला है, चेदी नरेश को सर्वश्रेष्ठ देश और चेदी नरेश शंकरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राजा बोला है। इसको याद रखना है। फिर इसके बाद चलते हैं खजुराहो के मंदिर समूहों पे। तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर है किसने बनवाया था, विद्याधर ने। कौन बनवाता है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, विद्याधर। 64 योगिनी मंदिर महाकाली को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाता है यशोधर्मन। लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। चित्रगुप्त का करवाता है गंड। ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक से, किसी की भावना आहत ना हो। गंड मतलब गंदा 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 चित्र देखता है। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर गंड। मतंगेश्वर मंदिर बनवाता है हर्षवर्मन। चंदेल डायनेस्टी के हैं पूरे मंदिर। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर बनवाता है धंग। पार्श्वनाथ मंदिर बनवाता है धंग। और चतुर्भुज मंदिर हम पढ़ ही चुके। चतुर्भुज मंदिर कौन बनवाता है, यशोधर्मन। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की शाखा। तो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की 3 शाखाएं होती है। एक होता है महेशमती शाखा, दूसरी त्रिपुरी शाखा और तीसरी होती है रतनपुर शाखा, जो कि छत्तीसगढ़ में है।
सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? त्रिपुरी शाखा, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो महेशमती शाखा वो पढ़ लेते हैं। महेश्वर इनकी राजधानी होती है। इनका क्षेत्र क्या होता है? खरगोन और बड़वानी। इसके जो शासक होते हैं कृष्णराज इनके प्रमुख शासक होते हैं, इसको याद रखना है। संस्थापक, अब सबसे प्राचीन शाखा है। संस्थापक संस्थापक की स्पष्ट जानकारी नहीं है, फिर भी कृष्णराज को संस्थापक माना गया है। चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल और जबलपुर से प्राप्त होते हैं कृष्णराज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के। एक तरफ राजा की मूर्ति होती है, दूसरी तरफ नंदी में देखने को मिलता है। बुद्धराज महेशमती शाखा के अंतिम ज्ञात शासक थे। बादामी के चालक नरेश मंगलेश ने इनको हराया था और महेशमती छोड़ने पर मजबूर किया था। फिर आते हैं कलचुरी डायनेस्टी के त्रिपुरी शाखा वाले कलचुरी। तो इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरी। और कहाँ कहाँ इनका शासन होता है? कटनी, जबलपुर, महाकौशल क्षेत्र में। अब इसके जो संस्थापक होते हैं, तो कहीं कहीं बामनराज देखने को मिलता है, बट हमने PYQ में देखा था, AP में पूछ चुके हैं, तो कोक्कल फर्स्ट को ही इन्होंने संस्थापक माना है। तो कलचुरी डायनेस्टी के त्रिपुरी शाखा के जो संस्थापक होते हैं वो कौन है? कोक्कल फर्स्ट हैं। अब कोक्कल फर्स्ट क्या करते हैं? अपने वैवाहिक संबंध स्टेब्लिश करते हैं, किससे? चंदेलों से। तो 7वीं शताब्दी में बाम राजा ने डाहल देश, जबलपुर, तो डाहल देश याद रखना किसको बोलते हैं? जबलपुर। अब कोकल फर्स्ट ने वैवाहिक संबंध स्टेब्लिश करे थे चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी हट्टा देवी से। फिर कोकल फर्स्ट के 18 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक ने कलिंगराज दक्षिण कौशल में रतनपुर शाखा का नींव रखी थी। ठीक है। युवराज देव फर्स्ट को केयूर वर्ष या फिर ब्रूत के नाम से जाना जाता है। तो युवराज देव फर्स्ट को किसने उपाधि दी थी? हम पढ़ के यहाँ अभी उज्जैनी भुजंग नाम से, तो राजशेखर ने। और इनके अन्य नाम क्या है? क्यूरवर्स और ब्रूद नाम से इनको जाना जाता है। युवराज देव फर्स्ट ने जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, जबलपुर में आप कभी भेड़ाघाट जाएंगे तो वहाँ पे आपको 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। गोलकी मंदिर, तो गोलकी मठ भी बोलते हैं, तो युवराज देव फर्स्ट ने बनवाया था। युवराज देव फर्स्ट की रानी थी नोहेला। तो युवराज देव फर्स्ट की जो रानी थी नोहेला, तो उन्हें दमोह के नोहेटा में नोहेलेश्वर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको याद रखना है। फिर युवराज देव फर्स्ट के योग मंत्री कौन से थे? भागमिश्र थे और गोलक थे। संस्कृत नाटककार राजशेखर ने युवराज देव फर्स्ट को उज्जैनी भुजंग या फिर मालवा विजेता की उपाधि से नवाजा था। गंगादेव जो थे राजा भोज से युद्ध में पराजित हुए थे। तो गंगादेव जो हैं राजा भोज से हारे थे, जो कि परमार राजा थे। अलबरूनी कब आया था? किसके टाइम पे आया था? गंगादेव के टाइम पे आया था। ठीक है। गंगादेव ने लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। लक्ष्मी की छाप वाले से सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गंगादेव ने। और कृष्णराज ने कौन से किए थे? इसने नंदी वाले किए थे। ठीक है, नंदी वाले चांदी के सिक्के। और गंगादेव ने लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्के। अब प्रतापी राजा कौन था? तो गंगादेव का पुत्र कर्ण था, जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और लक्ष्मीगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। और यह कर्ण जो है ना, जबलपुर के समीप कर्णावती नगरी बनाता है। और इस कर्ण के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसने हूण राजकुमारी आबल्य देवी से शादी करी थी। हूण राजकुमारी आबल्य देवी से विवाह किया था। हूण राजकुमारी आवल देवी से विवाह करता है। ठीक है। और इसके बारे में बोलते हैं कि गंगादेव को कौन पराजित करता है? राजा भोज पराजित करते हैं। तो यह राजा भोज को पराजित करता है कौन? उनका बेटा कर्ण। तो उनका जो प्रतिनिधि होता है कर्ण, वह राजा भोज को हराता है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यह आपको उड़ीसा को भी, जो कलिंग को जीतता है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है। कब? जब उड़ीसा को जीत लेता है। कौन? कर्ण। तो कर्ण उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त करता है और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है। कौन सी? त्रिकलिंगाधिपति की। किसको? उड़ीसा को जीतने के बाद, कलिंग को जीतने के बाद। ठीक है। इनकी शाखा हो गई महेशमती शाखा। कृष्णराज इसका याद रखना है। त्रिपुरी शाखा ये कौन है? कोक्कल फर्स्ट। और रतनगढ़ शाखा ये कौन है हमारी? अब ऐसी कहावत चलती कि राजा भोज जो है ना, तेलंगाना के तेला को हराते हैं और कलचुरी के गंगादेव को हराते हैं। ऐसे बोलते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहावत यहीं से बनी है। ठीक है, देखने को मिल जाती जो आपको। फिर कलचुरी वंश की भारत में अन्य शाखाएं कौन सी? महेशमती हम पढ़ चुके हैं, कृष्णराज होते हैं। त्रिपुरी शाखा कोक्कल फर्स्ट होते हैं। विदर्भ में भी देखने को मिलती है, सरयू पार शाखा मिलती है। दक्षिणी कौशल देखने मिलती है, कर्नाटक में देखने को मिलती है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से दो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मध्य प्रदेश में है। इसके बाद चलते हैं हम चंदेल डायनेस्टी पे, जिसको जैजाक भुक्ति भी कहते हैं।
देखो, चंदेल वंश की स्थापना कब होती? जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ने लगते हैं तो चंदेलों के सामंत होते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते हैं चंदेल। तो जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ते हैं तो यह फिर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? चंदेल। तो चंदेल वंश की जो स्थापना करते हैं उनका नाम होता है नन्नुक। कब स्थापना करते हैं? तो 831 में, 831 ईस्वी में स्थापना करते हैं। और इनकी कुल देवी का नाम होता है मनिया देवी। मनिया देवी इनकी क्या है? कुल देवी हैं। कौन? मनिया देवी। 9वीं शताब्दी में नन्नुक या फिर चंद्रवर्मा चंदेल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। कब? 831 ईस्वी में। लोक मान्यताओं के अनुसार चंदेलों का जो मूल स्थान है छतरपुर जिले का मनियागढ़ है। तो मनिया देवी इनकी कुल देवी होती हैं। जो राजधानियाँ रहीं वो खजुराहो, कलिंजर और महोरा आपको देखने को मिलती हैं। इनके प्रमुख शासक हैं जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, यशोवर्मन, धंगदेव, राजा गंडदेव, विद्याधर और परमार्ती देव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनमें जयशक्ति के बारे में। तो जयशक्ति को क्या बोलते हैं? जैजा भी बोलते हैं। और जयशक्ति के जैजा नामकरण के कारण ही इस क्षेत्र का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा है। तो बुंदेलखंड को क्या बोलते हैं? जैजाक भुक्ति बोलते हैं। या फिर चंदेलों ने जहाँ पे रूल किया है, चंदेलों ने जहाँ पे शासन किया उस प्रदेश को हम जैजाक भुक्ति कहते हैं। ठीक है। चंदेलों के वैवाहिक संबंध किससे थे? कलचुरी डायनेस्टी से थे। जयशक्ति की पुत्री हट्टा देवी या नट्टा देवी का विवाह किससे हुआ था? कोक्कल फर्स्ट से हुआ था। अब राहिल जो था जयशक्ति का पुत्र था और ऐसे बोला जाता सागर का जो रहली मिलता ना आपको देखने, तो वो राहिल ने ही बसाया था। फिर आता है हर्षवर्मन। हर्षवर्मन क्या? मतंगेश्वर मंदिर, जो कि आपका PYQ है, ऐसा पूछा गया था मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो मतंगेश्वर मंदिर आपका खजुराहो में देखने को मिलता है, जो कि चंदेल डायनेस्टी के राजा, चंदेल वंश के राजा हर्षवर्मन ने बनवाया था। इसके बाद आते हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन या फिर लक्ष्मण वर्मा भी इनको कहते हैं। ठीक है। तो चंदेल शासक हैं, इन्होंने चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का, तो ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मण ने चारों तरफ मतलब यश टाइप का रहा, लक्ष्मण का चारों तरफ यश रहा। तो लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर मतलब चारों तरफ यश रहा, मतलब यशोवर्मन। तो लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन। लेकिन लक्ष्मण मंदिर की याद रखिएगा नींव डाली थी यशोवर्मन ने, इसको पूर्ण करवाया था राजा धंगदेव ने। फिर इन्होंने क्या किया था? प्रतिहार राजा महिपाल को हराया था। तो क्या हुआ था? जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रतिहारों के सामंत थे, तो प्रतिहारों से भी इनकी तक्कड़ होती रहती थी। तो महिपाल को हराया था प्रतिहार राजा महिपाल को हराया था यशोवर्मन ने। परमार राजा सियक द्वितीय को हराते, जिसका नाम हर्ष होता है। और कलचुरी डायनेस्टी के युवराज देव फर्स्ट को भी हराते हैं। फिर लक्ष्मण अभिलेख में क्या? यशोवर्मा को गौण रूपी क्रीडा के लिए तलवार बताया गया है। महोबा में स्थित बेला सागर तालाब का निर्माण या बेला ताल का निर्माण कौन करवाता है? यशोवर्मन करवाते हैं। अब इसके बाद आते हैं राजा धंग। तो राजा धंग जो होते हैं यह प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्र करा लेते हैं चंदेलों को। तो इनके टाइम पे प्रतिहारों का जो टोटल कब्जा है, संघर्ष वगैरह, वो सब खत्म हो जाते हैं चंदेलों से। ठीक है। तो पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं प्रतिहारों से। तो इसके बाद फिर वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। किसकी? महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि कब धारण करते हैं? जब प्रतिहारों से चंदेलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करा लेते हैं। फिर राजा धंग। धंग मतलब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से मंदिर बनवाएंगे? जिन्नाथ। देखो जिन्नाथ कौन है? पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ ही क्या है? विश्वनाथ हैं। तो विश्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ क्या है? जिन्नाथ हैं। तो जिन्नाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कौन बनवाता है? धंग। धंग ऐसे काम करता है कि दंग रह जाओगे एकदम। तो कैसे काम करता है? बड़े बड़े काम करता है। तो बड़े बड़े काम कौन से? जिन्नाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ, वही हैं। तो विश्वनाथ मंदिर। फिर अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है कहाँ? कलिंजर। तो कलिंजर को अपनी राजधानी बनाता है। फिर यशोवर्मन द्वारा शुरू किए गए कौन से मंदिर के? लक्ष्मण मंदिर के काम को पूरा करता है। और जब फिर आखिरी में देख लेता है कि हमारा जो शासन है वो अच्छा है, अच्छे से चल रहा है, अब कोई समस्या नहीं है, तो फिर आखिरी में जाके 1002 ईस्वी में प्रयाग में जल समाधि ले लेता है। ठीक है। कौन? राजा धंग। अब राजा धंग का जो प्रतिनिधि आता है वो आता है गंड। तो गंड कैसा? गंदस है। तो जगदम्बा मंदिर बनवाता है, अच्छा काम कर दिया, लेकिन गंदे गंदे चित्र भी देखते थे, चित्रगुप्त मंदिर। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य आपको याद कराना है, किसी की भावना को आहत करना नहीं है। तो एग्जाम के नज़रिए से आपको जैसे भी याद होता है वैसे करिए। ठीक है। फिर इसके बाद आता है विद्याधर। तो विद्याधर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे प्रतापी राजा था जिसने महमूद गजनवी का सफल विरोध किया था। इसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि खजुराहो श्रेणी में सबसे बड़ा मंदिर है। कितना? 31 मीटर इसकी हाइट है। इसको कविता लिखने का शौक था। इसने लुगात ए हिंदवी नाम की कविता की रचना करी थी और 1020 में अपनी कूटनीति से महमूद गजनवी का सफल विरोध किया था। दोस्ती वगैरह, संधि वगैरह सब कर ली थी। ठीक है। और सफल विरोध किया था।
फिर इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन ने क्या करते हैं, चेदी नरेश कर्ण को पराजित करते हैं। तो चेदी नरेश कर्ण को पराजित करते हैं कौन, कीर्तिवर्मन। चेदी नरेश कर्ण को पराजित करते कीर्तिवर्मन। अब कीर्तिवर्मन ने महोबा में कीर्तिसागर लेक और कीर्तिसागर झील का निर्माण करवाया। कलिंजन में बुड्ढा बिड्ढी तालाब बनवाए थे। और कृष्ण मिश्र नाटककार थे इनके टाइम पे, जिनकी रचना का नाम था प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना थी, कृष्ण मिश्र नाटककार की, जो कि कीर्तिवर्मन के टाइम पे दरबारी कवि थे या फिर आश्रित कवि थे। फिर इसके बाद आते हैं परमार्दी देव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कहाँ करी थी, कलिंजर से महोबा। तो कलिंजर से महोबा चले गए थे और परमार नाम से भी इनको जाना जाता है। परमार्दी देव ने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था, तो पराजित हो गए थे, हार गए थे। अब इनके जो दो सेनापति थे, आला और उदल, तो आला और उदल नेतृत्व करते थे, मुख्य सेनापति थे परमार्दी देव का। तो जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था तो इनकी भी मौत हो गई थी, ये भी मारे गए थे। अब इनके दरबार में कवि रहते हैं कौन, जगनेक। जगनेक इनके दरबार के कवि हैं जिनने परिमल दासो नाम की रचना लिखी है, और इन्होंने ही आलाखंड की रचना करी है, जिनमें आला उदल की 52 लड़ाइयों का जिक्र है। और यह जो रचना है बुंदेलखंडी शैली की बनाफरी बोली में है, बनाफरी बोली। असिस्टेंट प्रोफेसर का पीवाई के, इसलिए याद रखना है, ठीक है। तो जो आलाखंड की रचना है कौन सी बोली में है, बुंदेलखंडी की ये बोली है बनाफरी, उस बोली में आलाखंड की रचना की गई, जिसमें आला उदल की 52 लड़ाइयों का जिक्र है। और इसके जो कवि हैं, लेखक करता है, वो कौन है, जगनेक हैं, जो कि परमार्दी देव के दरबारी कवि हैं, ठीक है। और जगनेक ने और कौन सी रचना लिखी है, तो परिमल दासो भी इनकी रचना है। अब क्या आता है, हमीर वर्मन आते हैं। तो हमीर वर्मन के टाइम पे क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण होता है कलिंजर पे 1202-1203 में। तो फिर चंदेल डायनेस्टी का पतन शुरू हो जाता है। और रानी दुर्गावती जो होती अंतिम राजकुमारी होती चंदेल डायनेस्टी की, जिनका जन्म होता है 5 अक्टूबर 1524 को शालीवाहन के यहाँ, ठीक है। और फिर इनका विवाह हो जाता था गौड़ शासक दलपत शाह के साथ। फिर आते हैं मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश हम देखेंगे तो 800 ईस्वी से 1327 ईस्वी तक देखने को मिलते हैं। अब परमार का अर्थ क्या होता है, तो एपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का PYQ है। परमार का अर्थ होता है शत्रुओं का संहारक। तो परमार का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का संहारक। प्रतिहार क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रतिहार जब हम पढ़े थे तो हमने प्रतिहार का मतलब देखा था। अब इनका संस्थापक कौन होता है परमार का, तो परमार का संस्थापक होता है आपका कृष्णराज। और चंदेलों का कौन होता है, चंदेलों का होता है नन्नुक चंद्रवर्मा, ठीक है। और जयशक्ति इसका जो होता है, जिसके नाम पे जयजागबुक्ति प्रदेश पड़ता है बुंदेलखंडी क्षेत्र का, या फिर चंदेल डायनेस्टी का। अब परमार का संस्थापक कौन होता है, कृष्णराज या फिर उपेंद्र, ये दोनों को देखने को मिलते हैं। इनकी जो कैपिटल होती है, शुरुआती कैपिटल होती है उज्जैन, पर बाद में धार हो जाती है राजा भोज के टाइम पे। अब इनमें जो प्रतापी शासक देखने को मिलते हैं, श्रीहर्ष, जिसका श्री द्वितीय भी नाम है, बैरी सिंह, बागपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, जय सिंह प्रथम और महलक देव। महलक देव परमार डायनेस्टी का अंतिम शासक होता है, जिसको 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है आयन उल मुल्क, तो वो इसकी हत्या कर देता है महलक देव की, ठीक है। और मालवा पे फिर कब्जा कर लेता है, ठीक है। मालवा को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो परमार डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो श्रीहर्ष है, श्री द्वितीय बोलते हैं, जिसने राष्ट्रकूट नरेश खोतिक को हराया था। ये राष्ट्रकूटों के क्या होते, सामंत होते हैं। 945 में परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराता है कौन, श्रीहर्ष। वैरी सिंह होते हैं, अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं उज्जैन से, धार ले जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बागपति मुंज। तो बागपति मुंज जो है, मुंज सागर लेक का निर्माण करवाते मांडू में। मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती किससे, कलचुरी से, चालुक्य से और हूणों से भी लड़ते हैं और जीतते भी हैं। कौन, बागपति मुंज। अब इसके बाद बागपति मुंज के टाइम पे 2 दरबारी कवि होते हैं, उनके नाम क्या है, पद्मगुप्त और धनंजय। अब क्या होता है कि एग्जाम में ये बुक्स पूछी जाती हैं, उनके दरबारी कवि भी पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा हम अच्छे से देख लेते हैं। तो जो पद्मगुप्त या परिमल हैं, यह नव साह सांगचरित नाम की एक रचना करते हैं, जिसमें सिंधुराज की विजयों का वर्णन है। तो सिंधुराज की विजयों का वर्णन किसमें है, नव साह सांगचरित, जो कि पद्मगुप्त की रचना है। फिर इसके बाद आते हैं धनंजय। देखो धनंजय में क्या होता है, जब भी धन आता है तो इंसान का रूप बदल जाता है। तो कितने बदलते हैं, बहुत रूप बदलते हैं। तो धनंजय से कैसे याद रख लो, रसरूपक, रसरूपक इनकी रचना है और धनंजय। अब आप बोलेंगे धनिक कैसे करेंगे फिर, तो जब
देखो धन आ रहा है, धन का अर्जन हो रहा है, धनंजय, रूप बदल रहे हैं, धनिक हो रहे हैं, ठीक है, 10 रूपक हो रहे हैं। और फिर जब धनिक होगा, धन बहुत अधिक हो जाएगा, तो फिर हम कैसे हो जाएंगे, यश हमारा, हमारे रूप का यश कहाँ हो जाएगा, लोक में हो जाएगा, ठीक है। तो जब धन ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हमारा यश फैल जाएगा रूप का लोकों में। तो धनिक की कौन सी है, यशो रूप आलोक, और धनंजय की कौन सी है, 10 रूपक। फिर मेरुतुंग की कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि। तो देखो मेरु जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, मेरु, वो क्या करती है, प्रबंध करती है हमारी सारी हड्डियों का। तो मेरुतुंग की कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि। जैन साहित्य है, राजा मुंज और भोज के प्रशासन की जानकारी मिलती है। पद्मगुप्त की कौन सी है, नव साह सांख्य चरित्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। सिंधु राज की विजयों का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे सिंधु राज। तो सिंधु राज ये पढ़ ही चुके। सिंधु राज की विजयों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, नव साह सांख्य चरित्र में। इसके लेखक कौन है, पद्मगुप्त या परिमल। अब सिंधु राज के बाद परमार वंश की बागडोर कौन संभालता है, तो राजा भोज संभालते हैं। अब सिंधु राज ने किसको हराया था, जिनकी विजयों का वर्णन है, तो हूणों को हराया था, ठीक है, हूणों को हराया था, और इन्हीं विजयों का वर्णन है नव साह सांख्य चरित्र में। फिर इसके बाद सिंधु राज के बेटे आते हैं राजा भोज, यह कमान संभालते हैं। तो राजा भोज के बारे में डिटेल में नीचे लिखा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो राजा भोज और उनकी उपलब्धियां। तो राजा भोज का जो शासन रहता है 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक रहता है। इनका जन्म होता है उज्जैन में 980 ईस्वी में। इनने धारा नगरी धार की स्थापना करी थी और अपनी कैपिटल उज्जैन से धार ले गए थे। इनको कविराज की उपाधि दी गई है और नव विक्रमादित्य भी बोलते हैं। 1055 में इनकी मृत्यु होती है। कौन मारता है, कर्ण मारता है। कर्ण किसका पुत्र है, तो कर्ण आपके कलचुरी डायनेस्टी के गंगा देव का पुत्र है, जिसको राजा भोज हराते हैं। राजा भोज गंगा देव को हराते हैं, उनका बेटा आके राजा भोज को मारता है, याद रखना है, ठीक है। अब इनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं, तो इनकी साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो सरस्वती कंठभरण है, जो कि संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। फिर इसके बाद आता है सम्रांगण सूत्रधार, जो कि स्थापत्य आर्किटेक्चर वाला ग्रंथ है, ठीक है। फिर श्रृंगार प्रकाश आता है, साहित्य शास्त्र इसमें होता है। फिर युक्ति कल्पतरु आता है, इसमें जहाज बनाने की विधि होती है। फिर भोज चंपू आता है, जो कि काव्य शास्त्र है। विद्या विनोद चारु चर्चा चारुचर, शब्दानुशासन, जो कि संस्कृत व्याकरण है। आयुर्वेद सर्वस्व, जिसमें जड़ी बूटियों औषधि के बारे में लिखा है। तत्व प्रकाश, नाम मालिका, ये सब आप मेंशन कर लीजिए, ये सब लिख लीजिए जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। कौन कौन से हम लिखवा ले रहे एक बार। शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश। फिर इसके बाद श्रृंगार शतक, श्रृंगार मंजरी, राजा मार्तंड, राजमार्तंड, ये सब राजा भोज की रचनाएं हैं, ठीक है। नाम मालिका, नाम मालिका। अब इसके बाद चलते हैं राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं। तो उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया था, तो उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया था। कलचुरी शासक गंगा देव को हराया था, उसका बेटा कर्ण आता है तो वो इनको मारता है, ठीक है। तेलंगाना के तेलक को हराया था, और इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बनी थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा देव और कहाँ तेलप से तेली। कोंकण के शासक शिलाहर काशीदेव को हराया था। फिर इन्होंने आर्किटेक्चर में क्या क्या काम किया, तो इन्होंने धार में भोजशाला का निर्माण किया, धार में भोजशाला का निर्माण। और बाघ देवी की प्रतिमा यहीं पे थी, ठीक है। बाघ देवी की प्रतिमा थी यहाँ पे, ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़ में क्या, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मतलब विष्णु को समर्पित मंदिर है। भोजपुर मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो कि रायसेन जिले में है। भोजताल साइक्लोपियन बांध का बनाते हैं, साइक्लोपियन बांध बनाते हैं जो राजा भोज उसको होशंगता है तोड़वा देता है। धार के किले का निर्माण करते हैं, धार के किले का निर्माण करते हैं लीलोद्यान गिरी के नाम से, जिसको द कैपिटल शिफ्ट होती है मोहम्मद बिन तुगलक की दिल्ली से दौलताबाद, तो वो क्या करता है, इसका पुनर्निर्माण करवाता है। कौन, मोहम्मद बिन। इनकी जो और उपलब्धियों को देखें तो इनके 500 से ज़्यादा दरबारी कवि रहे हैं, 500 से ज़्यादा दरबारियों को आश्रय दिया है। ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का उल्लेख किया गया है। कौन से ग्रंथ में किया गया है, तो जहाज और विमान बनाने की विधि का युक्ति कल्पतरु में, ठीक है। अब इनके जो प्रमुख दरबारी हैं, धनपाल हैं, जो कि बाद में जैन धर्म अपना लेते हैं और तिलक मंजरी नाम की ग्रंथ की रचना करते हैं। भास्कर भट्ट हैं, जिनको विद्यापति की उपाधि देते हैं, तो भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि देते हैं। दामोदर मिश्र होते हैं, इनकी रचना हनुमान नाटक है। हनुमान नाटक किसकी रचना है, दामोदर मिश्र की, जो कि राजा भोज के दरबारी होते हैं। ओबट होते हैं वैदिक साहित्य के टीकाकार, और एक दशावल नाम का होता है, दशावल। अब इसके बाद देखते हैं उदयादित्य।
तो उदयादित्य राजा भोज का प्रतिनिधि होता है। उदयादित्य राजा भोज का चचेरा भाई है। इसकी पत्नी रानी सालमाली ने भोपाल में सभा मंडल मंदिर का निर्माण करवाया था। उदयादित्य की पत्नी होती सालमाली, जो कि भोपाल में सभा मंडल मंदिर का निर्माण करवाती हैं। उदयादित्य ने विदिशा के निकट उदयपुर शहर की स्थापना की और यहाँ पे नीलकंठेश्वर मंदिर, जो नीलकंठेश्वर मंदिर को उदयेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, कहाँ पे है? उदयपुर में है। किस जिले में? तो विदिशा जिले में। याद रखना है इसको, ठीक है। तो नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उदयेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, उदयपुर में है, विदिशा जिले के। और नीलकंठ अभिलेख पढ़ा है, जिसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? तो नीलकंठ अभिलेख के बारे में किसके बारे में जानकारी मिलती है? बताना आप सभी को, हम पढ़ के आए हैं क्योंकि अभी। अब इसके बाद चलते हैं हम महलक देव में। तो महलक देव जो होता है परमार वंश का अंतिम शासक होता है और 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी का आयल उल मुल्क आता है सेनापति, तो वो महलक देव की हत्या कर देता है और फिर मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धार के किले का पुनर्निर्माण किया गया था। इसके बाद आते हैं कच्छवाय वंश की शाखा है। तो कच्छवाय वंश की शाखा ग्वालियर शाखा है, दो कुंड शाखा है और नरवर शाखा। नरवर शाखा आपकी कहाँ पे होती है? नरवर शाखा आपकी कहाँ पे होती है? शिवपुरी में। और जो दो कुंड शाखा कहाँ पे होती है? श्योपुर में होती है। और ग्वालियर शाखा ग्वालियर में। तो ग्वालियर शाखा के जो संस्थापक है कौन है? लक्ष्मण और वज्रदामन। लक्ष्मण या वज्रदामन एक ही नाम है। प्रारंभिक राजधानी होती है सिहोनिया, और सिहोनिया होती है, फिर ये कब्जा करते हैं ग्वालियर दुर्ग पे, तो फिर ग्वालियर दुर्ग को राजधानी बनाते हैं। वज्रदामन को इतिहास का कहता है? छोड़ीपति बोलता है, छोड़ीपति की उपाधि देता है। और इनके जो प्रमुख शासक हैं कौन है? मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल और महीपाल। अब क्या करते हैं? ककनमठ मंदिर होता है मुरैना में, तो सिहोनिया में स्थित होता है, उसको कौन बनाता है? कीर्तिराज बनाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ककनमठ मंदिर कहाँ पे है? मुरैना में है, सिहोनिया में, मुरैना की। कौन बनाता है? कीर्तिराज बनाता है, ठीक है। ककनमठ मंदिर में किसको नमस्कार, किसके लिए है वो? तो शिव पार्वती को समर्पित है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो आसन नदी के किनारे है। फिर एक 64 योगिनी मंदिर भी होता है मुरैना में, तो वो कौन बनाता है? आपका देवपाल बनाता है। तो देवपाल बनाते हैं 64 योगिनी मंदिर। एक 64 योगिनी आपको जबलपुर में भी देखने मिलता है। देवपाल को अपराजित ब्रूत के नाम से जाना जाता है, उपाधि दी गई। फिर इसके एक सूरपाल होते हैं, इनको सूर्य नृप बोला गया है। महीपाल ने ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको सास बहु मंदिर ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि सास बहु मंदिर क्यों नाम पड़ा इसका? तो सहस्त्रबाहु कहते नहीं बना होगा किसी से, तो ऐसे सहस्त्रबाहु से सास बहु प्रोनाउंसिएशन निकलता गया, तो इसका नाम सास बहु मंदिर पड़ गया। कब बना था ये? 1093 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर ग्वालियर में क्या हुआ था? एक महीपाल ने ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु मतलब सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1093 ईस्वी में। यह मंदिर जो है विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप में है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं दो कुंड शाखा। दो कुंड शाखा कहाँ पे? श्योपुर में है। संस्थापक ऐसे कौन है? युवराज हैं। इसके जो परम प्रतापी शासक हैं अर्जुन है, अभिमन्यु, विजयपाल, विक्रम सिंह। अब जो अर्जुन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परमार राजा भोज को हराते हैं, ठीक है। और युवराज को क्या बोलते हैं? कच्छप घात कुलभूषण बोलते हैं। अब अर्जुन याद रखना, अर्जुन किसका है? दो कुंड शाखा का है, जो कि श्योपुर में होती है। यह क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये राजा भोज को हराते हैं। फिर विजयपाल होते हैं अधिराज, विजय की उपाधि धारण करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं नरवर की शाखा। नरवर की शाखा का संस्थापक होता है सुमित्र, और सिंध नदी के किनारे शिवपुरी में शाखा होती है आपकी। इसके शासक होते हैं गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह। डोला मारू का जो गीत है कच्छवाय वंश से संबंधित है। डोला राजकुमार होता है और राजकुमारी होती है मारू, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। फिर इसके बाद 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। यह आपका ककनमठ मंदिर है, गूगल पे देख लीजिएगा और अच्छे से देखने मिलेगा। इस मंदिर की ऐसी खूबी है कि इसमें कोई भी गारे और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थर के स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे कि एक दूसरे में फंसाए गए हैं पत्थर के स्ट्रक्चर, कहीं भी गारे का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया था? देवपाल ने बनवाया था। देवपाल जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो मितावली, तो मुरैना में गोल्डन ट्राइंगल मतलब टेम्पल ट्राइंगल है। इसमें कौन कौन से 3 मंदिर आते हैं? मितावली आता है, एक बटेश्वर मंदिर आता है और एक 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शिव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना। इसका डिजाइन पूर्व भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो जो हमारी पहली पार्लियामेंट थी पहले की,
वो ऐसी ही बनी थी। तो यह पहले की पार्लियामेंट के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है। अब विदेशी यात्रियों का मध्य प्रदेश में आगमन। तो कौन कौन से विदेशी यात्री मध्य प्रदेश में आते हैं? तो सबसे पहले मेगास्थनीज आता है मौर्यों के टाइम पे। तो इंडिका इसकी पुस्तक होती है। और मध्य प्रदेश में पेन्नास को क्या बोलते हैं? टोंस नदी बोलता है। कैन को कैनास बोलता है। ठीक है। फिर आता है टोलमी। टोलमी क्या बोलता है? नर्मदा को नामोदास, और ननगौना बोलता है ताप्ती को, ओंडन बोलता है विंध्याचल पर्वत को, और उज्जैन को बोलता है ओजैन। याद रखना है। फायन क्या है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोलता है मालवा को। हैंसांग क्या कहता है? हैंसांग की सियुकू में वो बताता है कि पुलकेशन और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई होती है, और माही नदी मालवा क्षेत्र की है। ठीक है। अलबरूनी किसके टाइम पे आता है? अलबरूनी आता है किला हिंद का लेखक है। खरजूर बहाग को बोलता है खजुराहो, त्योरी को बोलता है त्रिपुरी, और अर्दीन बोलता है उज्जैन को। इब्न बतूता मोरक्को। इब्न बतूता ने अपनी किताब रहला में क्या उमटी मतलब भिंड, अलाप और बरोई मतलब नरमर, और मठ मतलब होता है ग्वालियर। फिर इसके बाद आती है साकी मुस्तैद खान। तो साकी मुस्तैद खान की जो किताब है मसिर ए आलमगीरी है, औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी देते हैं। फिर टामसरू आता है जहांगीर के दरबार में आता है, जो कि जेम्स फर्स्ट का राजदूत होता है। फिर जहांगीर से मिलने के बाद मांडू आता है, उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर जाता है। ठीक है। फिर रॉल्फ फिंच जो है ब्रिटेन से आते हैं। रॉल्फ फिंच क्या करते हैं? बुरहानपुर किला भ्रमण करते हैं, ताप्ती नदी और भारत में बाल विवाह का उल्लेख करते हैं। तो रॉल्फ फिंच जो है भारत में बाल विवाह का उल्लेख करते हैं। फिर कैप्टन जे फारसोत आता है। पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फारसोत ने की थी, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्कृष्ट सुंदरता का चित्रण किया था। फिर टी.एस. बर्थ आते हैं, जो कि खजुराहो मंदिर की खोज करते हैं। खजुराहो के मंदिर की खोज कौन करता है? टी.एस. बर्थ। एलेक्जेंडर कनिंगम आते हैं, जो कि 1873 में भरहुत स्तूप की खोज करते हैं। जनरल ट्रेलर आते हैं, जो कि 1818 में सांची स्तूप की खोज करते हैं। और बाघ की केव है, उनकी खोज कौन करता है? तो बाघ की केव की खोज करता है आपका डोंगरफील्ड। कब करता है? 1818 में। और 1818 में ही जनरल टेलर कहाँ की खोज करता है? सांची के स्तूप की। फिर जॉन मार्शल आते हैं 1919 में, ने सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की। फिर इसको हम देख सकते हैं, इसमें क्या है? साइक्लोपियन बांध किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था, जिसको होसंग शायद द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो आज का हमारा जो एंशियंट मध्य प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, उसका लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी लगती है तो उसको ज़रूर बताएं। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और कल हम पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका वीडियो अपलोड कर सकें। अगर आपको यह हमारी श्रृंखला पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।